गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आवाज आ रही सबको? आई होप। स्टार्ट करते हैं बेटा। 8th चैप्टर से। 8th चैप्टर का फर्स्ट वीडियो जो 40-45 मिनट का था वो मैंने आपको दिया है। उसके अंदर हमने थोड़ा सा एक मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, याद होगा आपको, आपके चैप्टर 8 से रिलेटेड। क्या नाम है इसका? टैक्स इनवॉइस, यानी एक तरह से बोले सिंपल भाषा में तो बिल। बिल देते ना अपन लोग। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट क्या होता है ये भी हम लोग यहाँ सीखेंगे। इसके बाद ई वे बिल क्या होता है। ई वे बिल के लिए और क्रेडिट और डेबिट नोट के लिए आपको वीडियो मिलेगा। ई वे बिल तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, पूरा एक 1.5 घंटे का लेक्चर इसके लिए डिवोट किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा अमेंडमेंट है इसमें, छोटा सा, ज्यादा नहीं, वो हम कल सुबह देखेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जैसे अपन ने यहाँ तक स्टार्ट किया था, अब इसमें एक ये छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है, ये सेक्शन 31 इंट्रोड्यूस हुआ है, ये आपके वीडियो में नहीं था। हालांकि ये फालतू है, इसका कोई लेना देना नहीं है। इस पे कोई तरह का क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ये क्या है बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक है फैसिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट टू रिसिपिएंट। तो यह डिजिटलाइजेशन का जमाना है, आपको तो पता है, गवर्नमेंट हमारी डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। बस ये उसके बारे में लिखा हुआ है। क्या है वो भी? रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। हाँ, जीएसटी काउंसिल जब तक रिकमेंड नहीं करता तब तक। अब ये सिर्फ एक एडिशन डाला है, हालांकि फिलहाल किसी को रिकमेंड नहीं किया है गवर्नमेंट ने, सॉरी काउंसिल ने। ना काउंसिल ने किसी को रिकमेंड किया है, ना गवर्नमेंट ने किसी को नोटिफाई किया है। कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ बस ये एक चालू हुआ है, समझ। ठीक है। गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल प्रिस्क्राइब क्लास और registered person who shall provide who shall prescribe mode of electronic payment। आपको पता है प्रिस्क्राइब मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट? अरे याद है, डायरेक्ट टैक्स में पढ़े थे प्रिस्क्राइब मोड सारे। अरे हाँ, अरे बच्चों हो कि नहीं क्लास में? हाँ सर, याद चलो Yes, कुछ तो sir. है। To the recipient of supply of goods or service or both made by him and give option to such recipient to make payment accordingly in such manner and subject to such condition restriction as may prescribed। फिलहाल कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है, सिर्फ सेक्शन डाल के रख दिया है गवर्नमेंट ने। कभी भी गवर्नमेंट इस तरह का नोटिफिकेशन विद रेफरेंस टू सेक्शन 31A इश्यू कर सकती है, इसीलिए इसका कोई मतलब नहीं। आई बात समझ में? है। सर ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक आपको वीडियो के अंदर आप देख चुके थे। ये यहाँ तक समझ में आई बात? आज हम रूल 46 स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और रूल 46 के आगे इसमें ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करो। इस पे 2 से 3 मार्क का एक क्वेश्चन आना ही आना है। बोलो बेटा, आना ही आना है, कोई नहीं रोक सकता। समझ आई बात? एक ये। दूसरा, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, हालांकि पढ़ेंगे हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन आएगा ई इनवॉइसिंग पे। आज जो हमारा जो टॉपिक है ई इनवॉइसिंग, इस पे क्वेश्चन आएगा, ये कंफर्म है, कंफर्म। तो ई इनवॉइसिंग आज हम पढ़ेंगे, इसको करीब हमको 1-1.25 घंटा लगेगा ई इनवॉइसिंग कंप्लीट करने को। ई इनवॉइसिंग का पूरा कंटेंट मैंने मॉड्यूल से उठाया है, क्योंकि मॉड्यूल वाले ने एक एक चीज, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या था पहले, क्या अब है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा। हालांकि बहुत इजी है ये इनवॉइसिंग, बहुत इजी, जैसा नाम है वैसी चीज है, लेकिन नया आया है और अभी अभी मतलब ये इफेक्ट में आया है। 1 अक्टूबर 2020 से इफेक्ट में आया है। तो इसीलिए हमारे एग्जाम के लिए, जो अभी एग्जाम होने वाली है, उस पे इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। इनवॉइसिंग पे भी आएगा और साथ ही साथ रूल 46 पे भी आएगा। बेटा इस चैप्टर में बस ये 2 चीज पढ़ लो, तीसरी चीज पढ़ने की जरूरत ही नहीं। मतलब पढ़ना सब, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्या आएगा। ये इनवॉइसिंग और तीसरा ई वे बिल में एक सेक्शन ऐड हुआ, बस ये 3 जिसने पढ़ लिया, जितनी मुझे मतलब बुद्धि है, इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आता, कोई चांस ही नहीं है। पहले भी ई वे बिल इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसमें भी एक अमेंडमेंट, नया सेक्शन ऐड हुआ, वो आएगा। 46 रूल 46 में चेंज हुआ, ये आएगा। ये पोजीशन 1 अप्रैल 2021 से चेंज हुई है रूल 46, इसलिए तो बहुत ज्यादा मतलब चांसेस है आपके आने के। 1/4/2021, अरे अब बीच गई थी सर, लेकिन हमको अप्लीकेबल है कि हाँ अमेंडमेंट पहले ही हो चुका है, लेकिन अमेंडमेंट पहले ही हो चुका है, इसीलिए आपको एप्लीकेबल। ये आना ही आना है, समझ लेना बात। और ये जो
अभी जो मैं आपको ई इनवॉइसिंग आज पढ़ाऊंगा ये आने की बात है, ठीक है। तो ये 3 चीज का ध्यान रखें। बाकी ये चैप्टर में छोड़ भी दिए तो मतलब छोड़ना नहीं है, ऐसा बोलना गलत है, लेकिन मतलब एक दिन पहले ये तो पक्का करके जाना, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाए, बस इतना मुझे पता। मार्क्स भी तो कमाने हैं ना हमारे को, सिर्फ वो थोड़ी कर बनना है हमारे को, बस नहीं, नॉलेज 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 के साथ हमको मार्क्स भी कमाने, क्योंकि एग्जाम भी पास करना, ठीक है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। रूल 46 वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कीजिए। बहुत आसान है, जितना पढ़ा रहा हूँ सब चिल्लर है, क्योंकि क्या है, नया है। ये है HSN कोड के बारे में। क्या है HSN कोड के बारे में भैया? ये जो HSN कोड आप देखते हो, बिल, कभी आपने जीएसटी इनवॉइस देखा होगा तो उसके ऊपर बिल मिलता है, बिल पे HSN कोड लिखा रहता है, 4 डिजिट लिखे रहते हैं। देखा क्या, कभी आपने ध्यान दिया क्या? कभी देखा कोई जीएसटी का इनवॉइस आप लोगों ने? हाँ सर। उस पे 4 डिजिट लिखे रहते हैं HSN कोड, जबकि HSN कोड 4 डिजिट का नहीं रहता। कितने डिजिट का रहता? आपको पता है ये चीज? अरे HSN कोड 8 डिजिट का रहता ना यार, भूल गए क्या? बस तेरी भी याद है HSN कोड 8 अरे पढ़ाया था HSN कोड के बारे में कुछ दिन पहले। हाँ फर्स्ट 2 डिजिट, फिर नेक्स्ट 2 हेडिंग, सब हेडिंग, टैरिफ। हे भगवान, हाँ जान दो, सर, मेरे को नहीं पढ़ाना है वापस, मैं पढ़ाता ही नहीं, जान दो। इतने जल्दी भूलोगे तो फिर कोई फायदा नहीं। नंबर ऑफ HSN 8 डिजिट का रहता है, आपको टैक्स इनवॉइस पे डालना है। अब ये क्या है, यहाँ कुछ रूल 46 में कुछ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन मेंशन किया है जिनको HSN कोड डालने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो ये 3 लोग हैं। अच्छा, पूरा 8 डिजिट डालना पड़ेगा कि नहीं? नहीं, वो उसके लिए भी। बेटा बहुत आवाज आ रही है, साउंड बाहर की, आसपास काम चालू है। अब 1 मिनट रुके, मैं खिड़की बंद करता हूँ, ठीक है। चलिए बेटा वापस आ जाओ, ध्यान दो। तो काउंसिल ने रिकमेंड किया है, ठीक है, बोर्ड में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। काउंसिल यानी हमेशा जीएसटी काउंसिल रहेगा, इस बात पर ध्यान रखना। बाय नोटिफिकेशन किसको स्पेसिफाई कर सकते कि भैया तुमको डालना है तो कितना डालना है कि नहीं डालना है टैक्स इनवॉइस पे HSN कोड, ठीक है। 3 चीजें की बात यहाँ। पहला, नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने डिजिट डालेंगे। ये 8 डिजिट का रहता है, लेकिन क्या जरूरी पूरे 8 डिजिट डालना? नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं। तो कितने डिजिट डालना कौन बताएगा? काउंसिल बताएगा। कौन रिकमेंड? गवर्नमेंट बताएगी, सॉरी बोर्ड बताएगा। बोर्ड यानी कौन है यहाँ पे, कौन सा बोर्ड है? CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। वहां कौन सा था? CBDT, याद है क्या आपको? डायरेक्ट टैक्स के अंदर अपन ने देखा था। यहाँ पे CBIC है। तो ये जो बोर्ड है, काउंसिल रिकमेंड करेगा। कौन सा काउंसिल बेटा? GST काउंसिल रिकमेंड करेगा नोटिफिकेशन के जरिए। बोर्ड स्पेसिफाई करेगा, सॉरी, बोर्ड स्पेसिफाई करेगा नोटिफिकेशन के जरिए ऑन रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल। नंबर ऑफ डिजिट ऑफ HSN कोड फॉर गुड्स और सर्विस, दोनों आ गए यहाँ पे, दैट अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन शेल बी रिक्वायर्ड टू मेंशन। भैया पर्टिकुलर क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, क्लास यानी क्या सर? टर्नओवर बेसिस पे। या जिसका ज्यादा टर्नओवर उसके औकात ज्यादा, जिसका कम टर्नओवर उसके औकात कम, सिंपल सी बात है। तो ये क्लास है रजिस्टर्ड पर्सन का, उसके बेसिस पे GST काउंसिल बोर्ड को रिकमेंड करेगा कि इस पर्टिकुलर रजिस्टर्ड पर्सन को HSN कोड के कितने डिजिट इनवॉइस पे डालना है। मेरी बात समझ आई क्या? यस सर। बहुत Yes, sir. बढ़िया, आगे चलने की कोशिश करते हैं।
A class of supply of goods or service for which specified number, a class of supply of goods or service for which specified number of digits of HSN code shall be required to mention by all registered taxpayer. ये पर्टिकुलर क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन के लिए है और ये हर तरह के टैक्स पेयर के लिए है कि भैया कौन से गुड्स के लिए, कौन से सर्विसेज के लिए आप कितने नंबर ऑफ डिजिट HSN कोड मेंशन करोगे। यानी ये भी बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं। एंड द क्लास ऑफ रजिस्टर्ड दैट वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू मेंशन HSN कोड फॉर गुड्स। तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके लिए बोलेंगे नहीं तुम मेंशन मत करो यार, तो भी चलेगा। मेरी बात समझ में आई? यस तो सर ये अमेंडमेंट है क्या? नहीं, ये अमेंडमेंट नहीं, ये पहले भी था। तो सर अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट है ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अमेंडमेंट क्या हुआ ये समझने के लिए पहले क्या था ये पता होना बहुत जरूरी। सही बात है कि आप बताइए, क्योंकि कई बार एग्जाम में डेट पे क्वेश्चन डालते थे, बड़े बदमाश रहते, चांस कम है, ये फाइनल में होती है ये बदमाशी इंस्टीट्यूट के द्वारा। डेट पे क्वेश्चन डाल दे, मतलब डेट यानी डेट डाल देते क्वेश्चन के अंदर। अगर आपके मार्क्स काटने ही है, उनको सोच ही लिया उन्होंने कि स्टूडेंट को तो फेल ही करना है, तो फिर क्या करेंगे? डेट से खिलवाड़ करेंगे वो। अभी आपको ये सब लोगों को ये तो ध्यान रहता है, लेकिन कोई आदमी ये ध्यान नहीं रखता है ना कि भैया ये पोजीशन कब से इफेक्टिव है। सही बात है। इसीलिए इस चीज में आपको ये ध्यान रखना है कि 31/3/2021 तक अगर डेट लिखी है इनवॉइस में तो ये पोजीशन है। मतलब अगर किसी का एनुअल टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ या उससे कम है तो उसको कोई HSN कोड डालने की जरूरत नहीं है। 1.5 करोड़ और 5 करोड़ के बीच में है तो 2 डिजिट ही डालेगा तो चलेगा, और 1.5 करोड़ 5 करोड़ से ज्यादा है तो 4 डिजिट डालने पड़ेगा। तो जो स्टार्टिंग के 4 डिजिट की लास्ट के कभी भी लास्ट के उल्टा चालू होता है। HSN कोड ऐसा उल्टा डालना पड़ता है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है। अरे 1 2 3 4 1 2 ऐसे रहते ना HSN कोड, तो ये यहाँ के डिजिट डालना पड़ेगा। आई बात समझ में? यस सर। लेकिन 1/4/2021 से पोजीशन बदल गई और सीधा एक ही क्राइटेरिया रखा गवर्नमेंट ने, भैया तेरा 5 करोड़ या उससे कम है तो B2B सप्लाई। B2B सप्लाई का मतलब क्या होता है बोलो? बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस। तो मुझे बताओ, एक बिजनेस वाले ने अगर दूसरे बिजनेस वाले को सप्लाई किया तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? अरे ऑब्वियसली बिजनेस के लिए अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी ITC की तो होगा, इसको क्रेडिट मिलेगा। लेकिन एक होता है B2C। B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर, कंज्यूमर बोलो। तो मुझे बताओ ये कंज्यूमर अल्टीमेट जो है क्या ये ITC ले सकता है? नहीं सर, उसने इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस थोड़ी यूज किया है ना? नहीं समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे कि नहीं आप? हाँ नहीं बोलते जाओगे, समझ रहे ना? B2B सप्लाई के लिए 4 डिजिट डालना कंपलसरी है। 5 करोड़ से कम, अगर आप 5 करोड़ या उससे कम आपका टर्नओवर है तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, बार बार कह रहा हूँ, करंट नहीं प्रीसीडिंग का देखने का और करंट में ये काम करने का। अगर आपका B2C सप्लाई है, जो B2C सप्लाई आप करते, देखो बेटा कोई भी आदमी बेचेगा तो B2B भी बेचेगा और B2C भी बेचेगा। कस्टमर कौन सा आएगा ये उसको थोड़ी पता है, दोनों भी तरह की सप्लाई की जाएंगी ना। तो इसीलिए B2 सप्लाई पे भी 4 डिजिट डालना है, लेकिन ये ऑप्शनल है। तुम्हारी इच्छा है तो डालो, नहीं इच्छा है तो मत डालो। इसका मतलब पता है क्या होता है? अगर सिंपल भाषा में बोलूं, मुझे बताओ ये जो C है क्या ये रजिस्टर्ड पर्सन होगा कि चांसेस कम है? चांसेस कम है, रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होता। होगा भी तो कोई और बिजनेस के लिए होगा, हमको उससे लेना देना नहीं है। लेकिन हो सकता है मैंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदा और मेरा कपड़े का काम है तो मैं क्रेडिट नहीं ले सकता उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, सीधी सी बात, अनलेस आई यूज इट इन बिजनेस इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बराबर है? तो यहाँ पे एक लाइन बोलने जा रहा हूँ, देखना मेरी बात समझना। 5 करोड़ या उससे कम एनुअल टर्नओवर वाला अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है तो उसको HSN कोड डालने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मेरी बात आपको जमी क्या? यस सर। बस यही बात यहाँ लिखी हुई है।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिख लो, इस पे कुछ भी आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है, लिख लो वहां, मैं कह रहा हूँ एमसीक्यू पे भी क्वेश्चन आ सकता है, वो बड़ी बात है। और सर 5 करोड़ से ज्यादा रहा तो भैया फिर तू B2B हो कि B2C हो, उससे लेना देना नहीं है। हाँ, डिजिट बदल जाएंगे, 6 डिजिट डालने पड़ेंगे फिर। अच्छा, 6 डिजिट डालने पड़ेंगे, हाँ यस, आपको 6 डिजिट डालना। आई बात समझ में? नया पोजीशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2021, बोलो बच्चों। यस सर। बहुत सही जा रहे, चलिए। अब एक फालतू चीज है जो पढ़ लेते हैं, टैक्स इनवॉइस कैसा रहता है, इसका कोई क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता। अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो इनवॉइस ट्रिप्लीकेट में बनाइए, अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो तो इनवॉइस डुप्लीकेट में बनाइए। ट्रिप्लीकेट में ओरिजिनल कॉपी रिसिपेंट को देना है, डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर के लिए, ट्रिप्लीकेट कॉपी आप अपने पास रखिए। और सप्लाई ऑफ सर्विस में कोई ट्रांसपोर्टर रहता क्या? अरे सर्विस कोई चीज है क्या जो ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट करेगा? नहीं, नो सर। इसलिए 2 कॉपी बनेंगी, एक रिसिपेंट के लिए और एक सप्लायर के लिए। आई होप समझ में आ गया। कैसा भी फॉर्मेट आप चाहे तो अपना खुद का डिजाइन करवा सकते हो, लेकिन कुछ कंपलसरी फील्ड है वो रहना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये है कि टाइम पीरियड फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस इज डिफरेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन, लेकिन पूछ चुके हैं ये लोग, अब मेरे को नहीं लगता पूछेंगे। इट मे बी फॉर गुड्स, इट मे बी एट एनी टाइम बिफोर और एट इट्स डिलीवरी। यानी गुड्स का इनवॉइस अगर आपको देना तो या तो डिलीवरी के पहले या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी होता है। लेकिन अगर सर्विस की बात करें तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, इतने समय में तो इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। पहले कर सकते हो, बाद में नहीं कर सकते, एडवांस अलाउड है सब, ठीक है। और कंप्लायंस बर्डन लो रखने के लिए जो स्मॉल टैक्स पेयर है जिसका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, उनको HSN कोड मेंशन करने की, मैं आपको बता चुका हूँ, HSN कोड मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन HSN कोड के रूल्स ये एप्लीकेबल रहेंगे, मतलब B2B के लिए तो उसको करना ही पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना, B2B के लिए करना पड़ेगा। हालांकि ये पॉइंट अब ज्यादा रेलेवेंट नहीं रहा क्योंकि इसके बारे में पढ़ चुका, आप इसको चाहो तो काट भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम। ये पॉइंट अब उतना रेलेवेंट नहीं रहा, ठीक है, काट दीजिए इसको। ये होता है आपका सैंपल टैक्स इनवॉइस। ये जो डार्क किए गए ना, ये सब फील्ड दिख रहा है आपको, ये सब जो मैं राइट मार रहा हूँ, ये कंपल्सरीली एक सैंपल टैक्स इनवॉइस में होना चाहिए, और ये वर्ड भी होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस। आई बात समझ में? टैक्स इनवॉइस क्यों होना चाहिए, थोड़ी देर बाद समझ में आएगा जब मैं आपको बिल ऑफ सप्लाई पढ़ाऊंगा। बिल ऑफ सप्लाई में एक छोटा सा अमेंडमेंट है। अच्छा एक बात बताओ, चलो देखो आपकी याददाश्त कितनी है पता चल जाएगा। बिल ऑफ सप्लाई कौन इशू करता है? कंपोजिशन लेवी। अरे वाह, सही सही सही, शाबाश। कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं, आपको ये चीज पता है, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन बिल ऑफ सप्लाई इशू करते, बिल्कुल सही बात। और एक चीज बताता हूँ, सेक्शन 10 था, याद है आपको? मेरे ख्याल से याद होगा, सेक्शन 10 था कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन के लिए। और एक चीज और बताता हूँ, मैंने एक चीज बताई थी बेटा, 10(2)A नाम का एक नया सेक्शन ऐड हुआ है। क्या क्या था उसमें? सर्विस वालों के लिए कंपोजिशन। मैंने बोला था रीस्ट्रक्चर हुआ है ये चैप्टर, अमेंडमेंट नहीं हुआ है, रीस्ट्रक्चर हुआ है। पहले सर्विस के लिए नोटिफिकेशन था, 50 लाख वाले, याद होंगे आपको, नोटिफिकेशन था। अब उनके लिए क्या कर दिया गया है, क्या कर दिया, एक सेक्शन में एडिशन हुआ। ये सब बताया था, याद है बस इतना? यस सर। अब मुझे बताओ, कंपोजिशन से रिलेटेड जो जो जगह पे चीजें लिखी होंगी वहां वहां चेंज होगा कि नहीं होगा, उसका इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि अब लॉ में डाल दिया आपने उसको, है ना? वैसे ही बिल ऑफ सप्लाई में एक मामूली सा चेंज आया है, फर्क सिर्फ इतना है, पहले 10(1) था, अभी नया सेक्शन ऐड हो गया ना 10(2), वो भी लिख दिया उसने, और कुछ भी नहीं चेंज। हालांकि ये मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है, बिल ऑफ सप्लाई आगे दिया हुआ, हम पढ़ेंगे इसको, चलो जान लो, ठीक है। टैक्स इनवॉइस के बारे में बात हो गई, चलिए अब मैं आता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ई इनवॉइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन वेरी 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 इजी टॉपिक, बहुत इजी है, कोई इसके अंदर नहीं है। लेकिन चूंकि आपको देखिए मैंने नोट 7-8 पन्ने के डाले, चाहता तो 2 पन्ने में कवर होती, इसमें इंपॉर्टेंट 2 पेज का ही है। लेकिन क्या होता है, कोई भी चीज पढ़ रहे हैं और जिसके आने के बहुत चांसेस है, तो हमने उसका पूरा बैकग्राउंड के साथ चीज पढ़नी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आने वाला जब क्वेश्चन
अपन पूरा बैकग्राउंड से समझो कि कैसा भी क्वेश्चन पूछे तो अपन घूमे नहीं, ठीक है। इसलिए डिटेल में डालिए, स्टार्टिंग के 2-3 पेज कुछ फालतू है, तो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा, आप समझिए पूरा, लेकिन मैं आपको मार्क भी कराता हूँ साथ में। ये चीज आपको हमेशा रिवाइज करते टाइम और एग्जाम के एक दिन पहले इतना पढ़ के जाना है, बाकी कुछ नहीं भी पढ़ दो। आई बात समझ में? मैं कह रहा हूँ, मैंने मैगजीन जैसे डाला है, मैगजीन पूरा डिटेल में डाला, लेकिन डिटेल की आपको जरूरत नहीं है। मैंने पूरी कहानी बनाई है, कहानी ने मॉड्यूल से उठाई है, सीधी बात है, किसी मॉड्यूल ने बहुत अच्छी कहानी बना के डाली, तो मैंने भी वो कहानी डाली है। लेकिन जरूरी जितना है मैं मार्क कराता हूँ, पढ़ना उतना ही है, याद उतना ही रखना है, बाकी नहीं भी रखना चाहिए। आई बात समझ में? जैसे ये पहला पेज, ये कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं पूरा पढ़ाऊंगा बेटा, मैं पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। आधा घंटा से ज्यादा लगेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जीएसटी काउंसिल अप्रूव करता है एक प्रपोजल, कौन सा प्रपोजल को, कि भैया इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस, ई इनवॉइस, देखो नाम से समझ में आता है, ई यानी इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस यानी बिल, टैक्स इनवॉइस जिसको हम कहते हैं, बराबर है। 37th मीटिंग में अप्रूव किया ये डेट को, और स्टेप्स लिए गए कि ई इनवॉइसिंग हम बनाते किसके लिए बनाएंगे, B2B के लिए। देखो ना, B2C के लिए इनवॉइस ई देना जरूरी है क्या? थोड़ा सोच के देखो, B2C में क्रेडिट ट्रांसफर तो होता नहीं है, तो इनवॉइस गया क्या नहीं गया क्या, सामने वाला क्या करेगा वो इनवॉइस का, फेंक ही देगा उसको। इसीलिए B2B वालों को कंपलसरी किया है कि उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा ये इनवॉइस ई। अब ये क्या होता है आप समझो डिटेल में, लेकिन कब से, 1 जनवरी 2020 से वॉलेंटरी, तुम्हारी इच्छा हो तो। देखो 1 जनवरी 2020 से, अब ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, बस 1 जनवरी 2020 से ये चीज लागू कर दी कि आपको करना है, लेकिन वॉलेंटरी, स्वेच्छा से करना है करो, नहीं करना है मत करो। सर क्या करना पड़ता है वैसे इनवॉइस में? ई इनवॉइस आपको वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ता है। आप ई इनवॉइस क्या होता है सर? नॉर्मल जो आप इनवॉइस बनाते हो, जो भी आप गुड सप्लाई करते हो, तो इनवॉइस तो बनेगा, तो वो इनवॉइस की ई कॉपी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो छोटा आदमी कैसे करेगा सर, वो जिसका 1.5 करोड़ 2 करोड़ करोड़ क्या वो एक इनवॉइस बनाते रहेंगे? मतलब ई फॉर्म में जरूरी थोड़ी सब क्या कंप्यूटर हो सर? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। तो क्या स्कैन करके अपलोड करेगा? नहीं 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 नहीं, इसमें लिमिट डाली है। कितनी डाली है? छोटे मोटे आदमी को ये काम करने का बोलेंगी क्या गवर्नमेंट? क्या लगता है आपको? बिल्कुल नहीं। No, sir. लिमिट डाली है 500 करोड़। कितनी लिमिट डाली है? 500 करोड़। अब कॉमन सेंस लगाओ, 500 करोड़ जिसका टर्नओवर, उसका कंप्यूटर सिस्टम सब होगा कि नहीं होगा? कॉमन यस सर। तो ये ऑलरेडी इनवॉइस कंप्यूटराइज इशू करता होगा ना, सोच के देखो, है ना। इसलिए 500 करोड़ वाला को यहाँ पे लाया। अब कहाँ लिखा सर पास? अब आएगा ना, अभी बताता हूँ मैं। देर इज स्विच फ्रॉम वॉल, 1 अक्टूबर 2020 से इसको कंपलसरी कर दिया कि भैया हम जिस टैक्स पेयर को, जिस कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर को नोटिफाई करेंगे, हम जिस कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर को नोटिफाई करेंगे, उस इंसान को उस पर्सन को रादर 1 अक्टूबर 2020 से कंपलसरी मैंडेटरी ई इनवॉइस के प्रोविजन को फॉलो करना पड़ेगा। देखो मेरी बात समझ में आई? और इसमें कुछ लोगों को रिलैक्सेशन भी दिया गया है। 1 अक्टूबर को प्रोविजन तो लगा दिए, और 31/10 को एक नोटिफिकेशन के जरिए इन लोगों को रिलैक्सेशन दिया है कि भैया आपको करने की जरूरत नहीं। ठीक है, रिलैक्सेशन किसको दिया वो इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो मैं रिलैक्सेशन किसको दिया है तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ रिलैक्सेशन किसको दिया, ये लोगों को रिलैक्सेशन दिया, ठीक है। हम उस पर आएंगे, हमको अभी कुछ टेंशन नहीं लेना। अभी तो मैं कहानी समझाऊंगा, ठीक है बेटा, कहानी समझने की कोशिश करते हैं। अब ये सेकंड पेज, अगेन ये पेज कोई काम का नहीं है बेटा, कोई काम का नहीं है, बिल्कुल कोई काम का नहीं है, पूरा पेज काम का नहीं है। तो सब डाले का नहीं बेटा, समझने के लिए डाले, ठीक है। देखो आपको चीज समझ रही क्या, 2 लोगों के बीच सौदा हुआ और सामने वाले ने परचेस ऑर्डर दे दिया, ठीक है, परचेस ऑर्डर दे दिया, और उसने बोला यहाँ यहाँ डिलीवरी कर देना, डिलीवरी नोट बना। अब डिलीवरी नोट के बाद मैं इनवॉइस बनाऊंगा, ऑब्वियसली मैं सब, देखो 2 लोग हैं, एक बायर है एक सेलर है, दोनों के बीच हाँ भाई संबंध हो गया, ठीक है भैया आप हमको गुड्स दो। तो बायर क्या करेगा, आपको परचेस ऑर्डर देगा कि भैया ये गुड्स यहाँ यहाँ पते से पहुंचा दीजिए, बराबर है। अब सप्लायर गुड्स निकालेगा और एक डिलीवरी नोट बनाएगा कि ये जगह डिलीवरी कर दे भैया, ट्रांसपोर्टर को बोलेगा कि नहीं डिलीवर करने का, है ना।
तो ट्रांसपोर्टर डिलीवर करेगा, तो उसको इनवॉइस तो देना पड़ेगा। वन इनवॉइस फॉर ट्रांसपोर्टर, अभी देखा था अपने टैक्स इनवॉइस के केस में, बराबर है। तो टैक्स इनवॉइस तो तुम बनाओ, लेकिन एक ई इनवॉइस उसको अपलोड करो, IRN नंबर एक जनरेट होगा, और वो IRN नंबर ईवे बिल पे भी अपलोड होगा, और सामने वाले के घर पे गुड्स पहुंचेंगे। फिलहाल आपको ये दोनों के बारे में कुछ नहीं पता, ये ईवे बिल तो अगले लेक्चर में पता चलेगा, लेकिन ये अभी पता चलेगा। थोड़ी देर के लिए डायग्राम आपने सिर्फ देख लिया, अब पूरा पढ़ने के बाद आपको डायग्राम समझ में आया। ठीक है बेटा, अभी जाने दो, अभी हम यहाँ पे देखते हैं। थोड़ा सा जरा ध्यान से देखना, वाले इस काम का नहीं है। ऑल रजिस्टर्ड पर्सन, इनवॉइसिंग पहले भी था लेकिन थोड़ा अलग तरीके से था। ऑल रजिस्टर्ड पर्सन विथ एन एग्रीगेट टर्नओवर, आपको एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन पता है, बेस्ड ऑन पैन ऑल इंडिया बेसिस रहता है। इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ओके, पहले ये एनी वर्ड नहीं था, सिर्फ प्रीसीडिंग था पहले। लेकिन पहले क्या था आप जाने दो, उसका टेंशन मत लो, क्योंकि इनवॉइसिंग पूरी तरह इसमें चेंज आया है, तो इसलिए मैं पहले का नहीं बताऊंगा आपको। फ्रॉम 1718 क्यों, क्योंकि 1/7/2017 से ही GST आया था। आपको पता है ना ये डेट, 1/7/2017 को GST लॉन्च हुआ था, और ये डेट को CA डे भी बोला जाता है, पता है कि नहीं पता नहीं। ये Yes, sir. डेट को GST लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ने, इसीलिए फाइनेंशियल ईयर 17-18 लिखा गया। से किसी भी फाइनेंशियल ईयर, समझना बात, एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, कहां से शुरू हो रहा फाइनेंशियल, ये यहाँ से onward greater than 500 crore year in a notified person will be required to issue invoice। मतलब समझना गड़बड़ क्या हो रही, थोड़ा समझ में। आप ऐसा सोचोगे सारे साल का मिला के 500 करोड़ क्या सर, नहीं, चीज समझो, यहाँ गड़बड़ हो सकती है समझने में। 2017-18, देखो मैं लिखता हूँ बेटा, हाँ, 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21। मुझे बताओ ई इनवॉइसिंग कंपलसरी कौन से फाइनेंशियल ईयर में हुआ है इन चार में से, बस इतना जवाब दे। अभी बताया था सर, आपने बोला था कि ये डेट से हुआ है, कंपलसरी है ना, कंपलसरी हुआ है, तो बेटा कौन से फाइनेंशियल ईयर में वो डेट आ रही है, जरा बताइए मुझे, बताओ बच्चों बताओ। अरे कमाल है यार, कौन से फाइनेंशियल ईयर में डेट आ रही, इतना सवाल पूछ रहा, ये नहीं बता रहे आप। सर 20-21। हाँ, तो इतना टाइम लग गया सोचने को आपको, बाकी लोग क्या सोए हो गया, बाकी लोग नींद आ रही क्या, पढ़ना है नहीं पढ़ना है। अरे भैया ये 1 अक्टूबर, ये तो पहले दिन डायरेक्ट टैक्स में पढ़ाया था, पहले दूसरे दिन में। भैया 1 अक्टूबर 2020 कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगा सर, 2021 में आएगा, सिंपल। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके जवाब पे एक्सप्लेनेशन है, फिर कहना मत। 2021 के अंदर ये डेट आ रही है, ठीक है। अब ये कहना चाहता है कि ये साल या ये साल या ये साल, मेरे वर्ड ध्यान देना, इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, कहां से शुरू होंगे सर फाइनेंशियल ईयर, ये साल से, यानी ये इन तीनों साल में किसी भी एक साल में, समझना बात, इन एनी फाइनेंशियल ईयर अगर टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, तो भैया उसको इस साल से कंपल्सरीली ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, और इसको हम क्या बोलेंगे आज के बाद, नोटिफाइड पर्सन। क्या बोलेंगे हम, नाम बोलो, नोटिफाइड पर्सन। बस, नोटिफाइड पर्सन कौन है, डेफिनेशन बोलो सर। नोटिफाइड पर्सन वो है जिसका 2017-18 से आगे के किसी भी फाइनेंशियल ईयर में उसका टर्नओवर ग्रेटर देन 500 करोड़, सॉरी, एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 500 करोड़ था। ग्रेटर देन बोला है, इक्वल नहीं, उससे ज्यादा ही होना चाहिए, समझ गए। अरे हाँ बोलो ना बोलो, मतलब सर यहाँ अगर 499 करोड़ था, यहाँ 300 करोड़ था, और यहाँ 550 करोड़ है, तो इस साल उसको मतलब
आगे से उसको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। हाँ सर, यहाँ 510 करोड़ 501 करोड़ था, लेकिन यहाँ 0 था, 0 तो भी बनाना पड़ेगा। हाँ सर। हाँ, समझ में आ गई क्या मेरी बात? यस सर। ठीक है। अब आगे बढ़ने के पहले ई इनवॉइसिंग क्या होता है जरा समझ तो लो। देखो, इलेक्ट्रॉनिक, सर समझ में इतना आ रहा है कि इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिकली कुछ तो भी करना है। इलेक्ट्रॉनिक यानी स्कैन करके अपलोड करो या डायरेक्टली। अब मुझे बताओ, जितने भी ये 500 करोड़ के ऊपर वाले होंगे, उनके पास खुद का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होगा कि नहीं होगा? कॉमन सेंस से बताओ। यस होगा। होगा सर, 500 करोड़ वाला का एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मिलेगा। ई इनवॉइसिंग जनरेशन ऑफ इनवॉइस बाय गवर्नमेंट पोर्टल नहीं है, ये बात ध्यान रखना कि गवर्नमेंट पोर्टल पर इनवॉइस बनाना, ना 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 ना। आप अपना कंटिन्यू कीजिए जो आपका जीएसटी इनवॉइस, जो आपका अकाउंटिंग बिलिंग ईआरपी सिस्टम है, जो आपका ऑलरेडी इनवॉइस स्कीमा है, उसी पे चलिए। और ये जो इनवॉइस को है आपको रिपोर्ट करना है। क्या करना है? आप अपने सॉफ्टवेयर पे इनवॉइस बनाइए, लेकिन ये इनवॉइस को आपको रिपोर्ट करना है। कहाँ रिपोर्ट करना है? इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। अभी मैंने बोला था आईआरपी क्या होता है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। अब ये इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्या है? ये गवर्नमेंट का पोर्टल है, जीएसटी साइट वेबसाइट बोलो। अब आपने क्या किया? रिपोर्ट कर दिया, यानी आपके सारे इनवॉइस आपके सॉफ्टवेयर से निकल के गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपलोड हो गए। बोलो हाँ कि ना? समझे कि नहीं समझे? और हर इनवॉइस पे जैसे आपने 10 इनवॉइस अपलोड किए तो 10 नंबर जनरेट होंगे। उस नंबर का नाम है इनवॉइस रेफरेंस नंबर, जिसका नंबर बोलते हैं आईआरएन। एक होता है आईआरपी, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, एक होता है आईआरएन, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। गलती मत करना, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर मत बोल देना। यानी हर इनवॉइस के ऊपर एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर मेंशन होगा। बोलो हाँ कि ना? अब ये होता क्या है? आप रेफरेंस नंबर आप दोगे कि गवर्नमेंट देगी? बस इतना बताओ, इससे क्या समझा? गवर्नमेंट देगी। आप जो भी इनवॉइस बनाओगे उस पर आप अपना इनवॉइस नंबर डालोगे, फिर वो इनवॉइस गवर्नमेंट की वेबसाइट, जिसको इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल बोलते हैं, उस पर अपलोड हो जाएंगे। उस पर अपलोड होने के साथ वो वापस आपको मिलेंगे। और उसके अंदर क्या लिखा रहेगा? क्या लिखा रहेगा? इनवॉइस रेफरेंस नंबर लिख के आएगा। समझ में आई बात? ऑन सच रिपोर्टिंग आईआरपी यानी पोर्टल जनरेट करेगा एक यूनिक आईआरएन नंबर, digitally sign it and return the invoice to supplier. A GST invoice will be valid only with valid IRN. यानी IRN अगर लिखा नहीं है तो वो ई इनवॉइस वैलिड नहीं रहेगा। IRN वैसे लिख के ही आएगा। अगर सॉफ्टवेयर में पोर्टल में कुछ गलती होगी तो IRN जनरेट नहीं होगा, इसका मतलब वो इनवॉइस वैलिड नहीं। ये बात ध्यान रखो। समझ में आई बात बच्चों? Yes, sir. Presently, invoices, credit note, debit note when issued by notified person, कौन से नोटिफाई किसको किया है? B2B वालों को नोटिफाई किया, और वो भी कौन से? 500 करोड़ के ऊपर वाले, याद है ना? ये नोटिफाइड पर्सन है, इनको कवर किया है इनवॉइस। दो डिफरेंट डॉक्यूमेंट आर कवर्ड फॉर ईज ऑफ रेफरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम इज रिफर्ड एज ई इनवॉइसिंग। इसके अंदर ये भी कवर्ड है, क्रेडिट नोट भी कवर्ड है, डेबिट नोट भी कवर्ड है। फिलहाल आपको क्रेडिट नोट डेबिट नोट मैंने पढ़ाया है क्या? नहीं। अगला जो लेक्चर आपको मिलेगा उसके अंदर क्रेडिट नोट डेबिट नोट रहेगा। ठीक है बेटा? अब एडवांटेजेस क्या है सर इनवॉइसिंग की, जरा हमको बताइए। एडवांटेजेस अगेन बेटा, एग्जाम से कोई संबंध नहीं है इसका। एडवांटेज सबसे बड़ा, ई वे बिल में ये बहुत काम आता है। देखो बेटा, होता क्या है, ई वे बिल का मतलब, देखो बिल मत, ओहो shit। बिल मतलब इनवॉइस, वे मतलब रास्ता, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक। रास्ते का बिल, रास्ते में गुड्स जाते हैं, गुड्स रास्ते में एक रास्ते से दूसरी जगह जाते हैं तो रास्ते से जाते हैं। वो रास्ते में कुछ डॉक्यूमेंट्स तो होना कि गुड्स का क्या है क्या नहीं है। तो बेटा ये जो डॉक्यूमेंट है इसे ई वे बिल कहते हैं। जो ट्रांसपोर्टर के पास रहता है वो गुड्स बेचता है, जनरेट अगेन सप्लायर भी कर सकता है, ट्रांसपोर्टर भी कर सकता है। इसके प्रोविजन हम पढ़ने वाले हैं, आपको लेक्चर मिलेगा तो उसके अंदर ये सब इसके प्रोविजंस के बारे में लिखा हुआ है, यही चैप्टर के अंदर है। तो ई वे बिल में बड़ा काम ई वे बिल के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ऑटो रिपोर्टिंग हो जाती है इनवॉइस की जीएसटी रिटर्न में। देखो बेटा, आपने अभी इनवॉइस अपलोड कर दिया, आपको सारे इनवॉइस, आप 500 करोड़ के ऊपर वाले हो, आपको सारे इनवॉइस ई इनवॉइसिंग फॉर्म में पोर्टल पे अपलोड करना है और आईआरएन मिल गया।
अब मुझे बताओ, जब आप रिटर्न भरोगे तो क्या फिर से एक एक इनवॉइस की डिटेल डालना पड़ेगा कि वो अपने आप ले लेगा? आपको क्या लगता है? अपने आप ले लो। देखो, रिटर्न भी वही वेबसाइट पे भर रहे हैं, इनवॉइस अपलोड भी वही वेबसाइट पे हुए हैं, तो ऐसा नहीं लगता आपका रेफरेंस नंबर तो वही है, जीएसटी नंबर। आपने अपना लॉग इन किया साइट में, आपने अपने साइट में साइन अप किया, लॉग इन किया, लॉग इन में आपका जीएसटी नंबर, आपका लॉग इन आईडी, पासवर्ड आपको पता है, आपने लॉग इन किया और आपने इनवॉइस अपलोड कर दिए। अब रिटर्न भरने के लिए आप अपनी साइट पे अपलोड कर रहे हो, सॉरी साइट पे जा रहे हो, तो आपको क्या लगता है ऑलरेडी आपकी इनवॉइस अपलोड है, तो इनवॉइस की डिटेल वो अपने आप जीएसटीआर 1 में आएंगी कि नहीं आएंगी? यस सर। आ ऑब्वियसली जाएगी। आएंगी। तो ये सबसे बड़ा फायदा, आपने इनवॉइस अपलोड किया, जीएसटीआर 1 पागल जैसे वापस भरने की जरूरत ही नहीं है आपको। आपकी कितने भी इनवॉइस हो, हजारों इनवॉइस हो, वो सब अपने आप उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो। ये फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नंबर 1। नंबर दूसरा, यही चीज ई वे बिल के अंदर भी रिफ्लेक्ट होगी। ई वे बिल भी एक्चुअली ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल से जनरेट होता है, तो उसके अंदर भी अब इनवॉइस बन गया तो बिल अपने आप बनेगा ना। इनवॉइस की सारी डिटेल जो ई वे बिल में आपको फीड करनी पड़ती थी, वो अपने आप ले लेगा। कितना अमाउंट है, क्या है, कौन सप्लायर है, कौन रिसीवर है, उसका जीएसटी नंबर क्या है, उसका जीएसटी नंबर क्या है, डेट क्या है, इनवॉइस नंबर क्या है, ट्रांसपोर्टर का आईआईडी क्या है, गुड्स कौन से स्टेट से कौन से स्टेट, सब 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 अपने आप फीड हो जाए। तो ये फायदा हुआ कि नहीं होगा? इसे कहते हैं ऑटो जनरेटेड डेटा। इसको बोलते हैं जीएसटीआर 1 ऑटो पॉपुलेट होना ई इनवॉइस का डेटा। और ये बिजनेस प्रोसेस, टैक्स पेयर के बिजनेस प्रोसेस का पार्ट है, जीएसटीआर 1 को बनना पड़ता है। अरे हाँ ना, बोलो ना। यस सर। ठीक है। और ये इनवॉइस के फायदे वगैरह दिए, आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, इससे कोई वो मतलब हमको कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। ये सब पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई इसका रेलेवेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। काम की चीज ये है, यहाँ से शुरू हो रही। कायदे से तो मैंने यही देना था, यहीं से नोट्स बनाने थे, लेकिन इतना बड़बड़ किया तो आपको समझ में आया कि हम पढ़ क्या रहे, क्या होता है इनवॉइस, क्यों बना रहे, कौन बना रहा, कैसे बना, समझ में आई बात? अब यहाँ से इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन। समझ में आया ये लॉ में क्या लिखा है यूनिवर्सिटी के लिए? रूल 48(4) नाम का एक रूल है, वो स्टेपुलेट करता है इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड बाय नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। बोलिए बेटा, कौन नोटिफाइड है? कम ऑन, फिर से बोलो। B2B B2B वाला और साथ में 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर। कोई भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17-18 17 बाय अपलोडिंग सच पर्टिकुलर एज कंटेन्ड, हाँ सॉरी, एज कंटेन्ड इन फॉर्म जीएसटी इनवॉइस 01। ये फॉर्म है ई इनवॉइस का, ठीक है। ऑन कॉमन जीएसटी पोर्टल पे आपको आईआरपी पोर्टल पे डालना पड़ेगा, और एक आईआरएन जनरेट होगा प्रिस्क्राइब मैनर सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब कंडीशन रिस्ट्रिक्शन। ये प्रिस्क्राइब अपने कोई लेना देना नहीं, ठीक है। हाउएवर कमिश्नर में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, समझना कमिश्नर को पावर दिया है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन exempt a person or a class of registered person for issuance of e-invoice under Rule 48(4). कमिश्नर अगर चाहे तो काउंसिल जिसको रिकमेंड करता है बाय नोटिफिकेशन, उनको एग्जेम्प्ट कर सकता है, पर्टिकुलर पर्सन को या पर्टिकुलर क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को, कि जा यार तेरे को हमने ई इनवॉइसिंग की झंझट से मुक्त कर दी, ठीक है, फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। हाँ, पूरे जिंदगी भर के लिए नहीं, फॉर स्पेसिफाइड 1 साल के लिए मुक्त किया, 2 साल के लिए मुक्त किया, ऐसा हो सकता है, सब्जेक्ट टू अगेन कंडीशन रिस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन नोटिफिकेशन। समझ में आई क्या ये बात? मुझे बताइए। सरल सी बात है, किसी को इन प्रोविजन से छुटकारा दिया जा सकता है, ठीक है। Every invoice issued by above person in any manner other than manner specified in 48(4) shall not be treated invoice। अगर आप इनवॉइस आपको एप्लीकेबल हो गया तो आपको उसी तरीके से इनवॉइस बनाना पड़ेगा। अगर आपने कोई और मैनर से इनवॉइस किया तो वो मानेंगे नहीं हम। आई बात समझ में? हम नहीं मानेंगे, ठीक। Where invoicing is applicable, there is no need of issuing invoice copies in duplicate triplicate। मैंने बताया था डुप्लीकेट ट्रिप्लिकेट में इनवॉइस इशू करना पड़ता है। अगर इनवॉइस एप्लीकेबल होगा तो आपको डुप्लीकेट ट्रिप्लिकेट करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो इनवॉइस एक ही रहेगा। समझ में आई बात? अरे नहीं समझ रहे? समझ रहे ना? क्या इनको मैंडेटरी है इनवॉइस इशू करना? हाँ, अगर आप उसके नोटिफाइड पर्सन के अंदर आ गए तो आपको करना ही पड़ेगा। तो कौन है सर वो नोटिफाइड पर्सन? लिखा है यहाँ पे, वही जो मैंने अभी पढ़ा है, ठीक है, देख लो। इन व्यू ऑफ सेट पावर्स, a registered person except specified class of person।
ये यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन, लेकिन ये नहीं भी देखो चलेगा बेटा, ये है स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन। इनको कोई जरूरत नहीं है ई इनवॉइस बनाने की, मतलब इनवॉइस अपलोड कर। आई बात समझ में? यही लिस्ट यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो नहीं भी पढ़ो चलेगा, सीधा वहां पीछे देख लेंगे हम लोग, ठीक है। ये आपको पढ़ा चुका हूं मैं, एक बार फिर से पढ़ेंगे। एग्रीगेट टर्नओवर एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 एक्सीड 500 करोड़ हैज बीन नोटिफाइड एज क्लास ऑफ पर्सन। और वो कौन से करेंगे? हु शैल प्रिपेयर इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ B2B सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ टू रजिस्टर्ड पर्सन और फॉर एक्सपोर्ट। यानी क्योंकि एक्सपोर्ट करते हैं ना तो सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं रहता। अरे हाँ ना, आप एक्सपोर्ट करो तो वो थोड़ी इंडियन GST एक्ट में रजिस्टर्ड होगा, सोचो ना, नहीं समझ रहे, वो थोड़ी रजिस्टर्ड होगा हमारा, उसका GST नंबर थोड़ी होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब सर B2C सप्लाई का ई इनवॉइस अपलोड करने की जरूरत नहीं है। नहीं, कोई जरूरत नहीं, B2C का ई इनवॉइस बनाना ही नहीं है। B2C का कुछ नहीं करना है तुम्हारे को, कोई अपलोड नहीं करना, इनवॉइस रेफरेंस नंबर देने वाली कोई कुछ नहीं करना। आई बात समझ में? तो प्रेजेंटली क्या हो गया? सच नोटिफाइड पर्सन आर नॉट रिक्वायर्ड या अलाउड टू रिपोर्ट B2C इनवॉइस। देख लो साफ साफ लिखा। हाउएवर दे विल बी ब्रॉट अंडर ई इनवॉइस इन नेक्स्ट फेज। आगे इनको छोड़ेंगे नहीं साले, ये आगे डालेंगे, लेकिन अभी नहीं डाला। अपने क्या करते हैं, अपने को तो आज से मतलब है। फर्दर e-invoice is also not applicable to invoice issued under input service distributor को भी e-invoicing करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। If the invoice is issued by notified person is in respect of supplies made by him on which tax is payable under RCM, e-invoicing is applicable। समझना बात। RCM आपको याद है? RCM क्या होता है? अच्छे से याद है सर। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में भी आपको इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी सर, लेकिन टैक्स तो सामने वाला भरता है ना। अरे लेकिन इनवॉइस तो भी जनरेट करता है ना। अरे ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है, इसने इसको गुड सप्लाई किया, इनवॉइस कौन बनाएगा? यही बनाएगा, इनवॉइस देगा, लेकिन टैक्स सिर्फ ये जमा करेगा। ऐसा ही होता है ना आरसीएम में, और क्या होता है? इनवॉइस किसने बनाया? सप्लायर ने, तो भैया अपलोड तो करना पड़ेगा ना। बट सर टैक्स तो मैं नहीं भर रहा ना। अरे उससे हमको मतलब नहीं, इनवॉइस तूने बनाया ना, इनवॉइस अपलोड करते। यह एग्जांपल दिया है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। मान लो एक टैक्स पेयर है जो फर्म ऑफ एडवोकेट है। आपको पता है फर्म ऑफ एडवोकेट का आरसीएम एप्लीकेशन है कि नहीं? पता नहीं। यस सर। हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर इन फाइनेंशियल है मोर देन 500 करोड़ है, और वो सर्विस सप्लाई करता है कंपनी को। who will discharging tax liability as recipient under reverse charge। कंपनी टैक्स पे करेगी, ठीक है। सच इनवॉइस हैव टू बी रिपोर्टेड बाय स्टेट टैक्स पेयर। टैक्स पेयर कौन है? अपने यहाँ पे फर्म ऑफ एडवोकेट। देख लो, since he is a notified person to IRP। समझ में आई क्या बात? Yes. Yes sir. On the other hand, where specified category of supplies are received by notified person from unregistered person। अब मुझे बताओ, ये जो notified person है, ये किसी ना किसी लोगों से लेते होंगे ना सर्विसेज भी या गुड्स भी। ये लोग जैसे मान लो टैक्स पेयर है, एडवोकेट ऑफ फर्म, सॉरी फर्म ऑफ एडवोकेट, क्या ये लोग भी सर्विस लेते होंगे कि नहीं लेते होंगे? हाँ। तो ये रजिस्टर्ड है क्या? हाँ। लेकिन अगर इन और ये अपने नोटिफाइड पर्सन है, अभी मैं जैसे फर्म ऑफ एडवोकेट की बात करूं, मैं एग्जांपल को थोड़ा आगे ले जा रहा हूँ। ये नोटिफाइड है कि नहीं मुझे बताइए। हाँ सर ये नोटिफाइड है क्योंकि 500 करोड़ हो गया इसका। तो ये भी कुछ इनपुट सर्विसेज लेता होगा, बोलो ना बेटा। इनपुट सर्विसेज लेता होगा या इनपुट गुड्स लेता होगा, कुछ तो लेता होगा। तो वो लेने के लिए मान लीजिए ये अनरजिस्टर्ड से लेता है, अनरजिस्टर्ड। अब ये अनरजिस्टर्ड में रिवर्स चार्ज है, और इस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के जरिए इस इंसान को टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? Yes sir. तो ई इनवॉइस कौन बनाएगा फिर? सर इनवॉइस तो ऑब्वियसली इनवॉइस तो यही देगा ना, सप्लायर, उसने बनाना चाहिए। लेकिन कॉमन सेंस, सप्लायर रजिस्टर्ड का। हमने 500 करोड़ का टर्नओवर किसका देखने का बोला था? सप्लायर ऑफ सर्विस रजिस्टर्ड, और वो भी कौन सा? सप्लायर ऑफ गुड्स। सप्लायर की बात है। रिसिपिएंट का टर्नओवर कितना भी होना, उससे हमको क्या करना है? अरे सप्लायर ही इनवॉइस बनाने का हकदार है, तो टर्नओवर भी सप्लायर का ही देखने का बोला था, हाँ कि ना? अब यहाँ क्या हो रहा है? लेने वाला तो नोटिफाइड पर्सन है 500 करोड़ के ऊपर, लेकिन देने वाला अनरजिस्टर्ड है। जाओ तो क्या होगा? तो भैया ऑब्वियसली ये इनवॉइसिंग एप्लीकेबल ही नहीं होंगी, नंबर 1।
क्या इंपोर्ट पे ही इनवॉइस होंगी? इंपोर्ट पे सर, इंपोर्ट वाला तो रजिस्टर्ड ही नहीं रहता। आप कहीं से गुड्स इंपोर्ट करो, वो कितने भी 1000 करोड़ की पार्टी हो, कितने भी 1000 करोड़ का टर्नओवर है, एप्पल से इंपोर्ट कर रहे, चलो क्या है एप्पल इंडिया में रजिस्टर्ड, मतलब एप्पल यूएसए इंडिया में रजिस्टर्ड है क्या? नो सर। No, sir. जीएसटी नंबर एप्पल इनकॉर्पोरेशन इंडिया, एप्पल इंडिया लिमिटेड रजिस्टर्ड है, लेकिन एप्पल इनकॉर्पोरेशन तो रजिस्टर्ड नहीं है ना। नहीं समझे बात? समझ रहे ना? तो वो कोई इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात मेरी? हाँ। Yes, sir. बहुत सही जा रहे हैं। अब जरा ये पढ़ो, सिर्फ ये पढ़ो, पढ़ो, आप ना बैठा हूं, आप पूरा समझ जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये लिस्ट याद रखना है बेटा, 5 प्राणी है, लिस्ट याद रखना है। इस पे हो सकता है 3-4 मार्क का क्वेश्चन लिखने के लिए एग्जाम में आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इसको। मतलब ई इनवॉइसिंग पे देखो क्वेश्चन आना तय है, ये बात तो आप गार्ड बांध लो बेटा, मतलब और बहुत आसान है। देखो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कितना आसान प्रोसीजर है, क्योंकि आपको पूरा प्रोसीजर ध्यान में नहीं रखना, आपको सिर्फ समझना है चीज को, ठीक है ना। लेकिन ये याद रखना बेटा, इससे लिखने को क्वेश्चन आ सकता है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, चांस है पूरे, ठीक है। तो मार्क करेंगे। फॉलोइंग एंटिटीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ इनवॉइसिंग। मैंडेटरी किसको आपको पता है? 500 करोड़ के ऊपर वाले, ठीक है। लेकिन इनका अगर 500 करोड़ के ऊपर भी रहा, इनका अगर 500 करोड़ के ऊपर भी रहा, तो भी इनको ई इनवॉइस से हम आजाद कर रहे हैं, इनको कोई जरूरत नहीं। कौन है पहले? एसईजेड, जो यूनिट एसईजेड में है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जिनका बिजनेस, उनको नहीं करना है। इंश्योरर और बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, इनको नहीं करना है। जीटीए सर सप्लाइंग सर्विस इन रिलेशन ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड कैरेज, रोड कैरेज, उनको नहीं करना है। सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, समझता है, रेलवे वगैरह, फ्लाइट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बसेस, उनको नहीं करना है। पर्सन सप्लाई सर्विस बाय एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन। मल्टीप्लेक्स स्क्रीन के अंदर सिनेमेटोग्राफिक फिल्म मूवी देखने नहीं जाते क्या? जो पर्सन ये सप्लाई करता है सर्विस, ठीक है, बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ पीवीआर वगैरह, अरे नहीं देखा क्या? Yes, sir. पीवीआर सप्लाई दे रहा ना एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक मल्टीप्लेक्स स्क्रीन के अंदर, ठीक है। पीवीआर होगा, आइनॉक्स हो गया, सुना होगा ना आपने, सिनेमैक्स भी था बीच में। Thus, above entities are not required to issue invoice even if their turnover exceeds 500 crore in any preceding financial year from 17-18 onwards. नहीं करना। समझ में आया? क्लियर है ये बात? अब थोड़ा सा ये एसईजेड के लिए लिखा है बेटा। एसईजेड यानी दो चीज होती है, एक होता है जो एसईजेड बनाता है, डेवलपर ऑफ एसईजेड, और एक होता है जो एसईजेड में यूनिट्स वर्क कर रहे हैं। तो ये जो एग्जेम्पशन दिया गया है, एसईजेड यूनिट्स को दिया गया है, एसईजेड डेवलपर को नहीं दिया गया। समझ रहे नहीं समझ रहे? एक बार ये पढ़ लो, बस इतना पढ़ लो, पढ़ो, फिर मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। पढ़ा बेटा? Yes, sir. समझ गया होगा आई होप। हाँ। Yes, sir. बहुत बढ़िया। एक एग्जांपल, बहुत प्यारा एग्जांपल है, इस एग्जांपल को इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, लेकिन बस इतना पढ़ना, यहाँ से यहाँ तक, ये मत पढ़ो, थोड़ी देर के लिए मत देखो, ठीक, मेरे साथ ही पढ़ो। महाराजा प्राइवेट लिमिटेड, अरे यार Maharaja Private Limited has an SEZ unit and a regular domestic tariff area unit, both having same PAN। सीधी बात है, यानी महाराजा लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसका SEZ में भी है और DTA में भी है। अब याद करो अपनी एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन। एग्रीगेट टर्नओवर में ऑल इंडिया सेम टाइम बेसिस पे हमको पूरा टर्नओवर जोड़ना पड़ता है, और इसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है 500 करोड़ से ज्यादा है। दोनों जीएसटी नंबर को जोड़ोगे तो जोड़ना ही पड़ेगा सर, एग्रीगेट टर्नओवर तो हम जोड़ते हैं। तो हुआ क्या, अब कहानी कुछ ये है कि इसका 400 करोड़ का टर्नओवर
नहीं 420 करोड़ का टर्नओवर समझ लो एसीजेड का है, और 90 करोड़ का जो टर्नओवर है वो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, ऐसे मिला के इसका टोटल टर्नओवर 510 करोड़। अब समस्या ये हो रही है, क्या ये आदमी इनवॉइस इशू करेगा? अब एक सुनना पूरी बात, एक तरह आप बोलोगे सर एसीजेड वाला तो नहीं करेगा, लेकिन एसीजेड में ठीक है महाराजा प्राइवेट, लेकिन दूसरा महाराजा प्राइवेट लिमिटेड तो डीटीए में भी है ना, तो डीटीए वाले का टर्नओवर कितना है सर? 90 करोड़ है। तो सर उसको इनवॉइस इशू करना कंपलसरी होगा क्या? बस बताइए, ये जवाब दीजिए, आंसर मत देखना प्लीज। है ना कंफ्यूजन? बोलो बोलो बोलो। कंडीशन क्या है? वापस बेसिक पे जाओ। कंडीशन क्या है सर? पिछले 3 साल में किसी भी साल में एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा होना। मुझे बताइए महाराजा प्राइवेट लिमिटेड का एग्रीगेट टर्नओवर कितना पकड़ू? 90 की 420 की 510? 510। हाँ सर, एग्रीगेट टर्नओवर पूरे इंडिया में ऑल इंडिया बेसिस सेम पैन, कम ऑन, सेम पैन का देखा जाता है। तो डीटीए जो इसका यूनिट है जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में, अरे भैया एसीजेड को एग्जाम किया है, चलो मान लिया, लेकिन डीटीए यूनिट का एग्रीगेट टर्नओवर, लीगल एंटिटी है डीटीए यूनिट, उसका टर्नओवर कितना माना जाएगा? 90 नहीं माना जाएगा। और उसका टर्नओवर कितना पकड़ेंगे? हाँ 510 करोड़। कौन सा टर्नओवर? कम ऑन, एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ पकड़ा जाएगा, 500 करोड़ प्लस। इसका मतलब जो वो डीटीए यूनिट है, इट इज एलिजिबल फॉर ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइसिंग उसको एप्लीकेबल हो जाएगी। देखो बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। यस सर। क्लियर है? बढ़िया एग्जाम्पल था बेटा, ये एग्जाम्पल ध्यान रखना, इसको जरूर पढ़ना। अब ये कैसे जनरेट होता है ये आपको पढ़ना है, पढ़ लो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, इसमें कुछ वो नहीं है। और ये देखिए एक क्यूआर कोड भी आता है, यहाँ क्लियर नहीं आया है, एक ऐसा क्यूआर कोड भी आता है, ई इनवॉइसिंग सिस्टम लिख के आता है, ई इनवॉइस डिटेल, ये IRN नंबर भी यहाँ पे लिख के आता है। देखिए बेटा, समझ रहे क्या? ये IRN नंबर, ये सब बाकी सब तो डिटेल रहते हैं, और ई सिग्नेचर यहाँ पे, ठीक है बेटा, डिजिटली साइन किया जाता है इनवॉइस। चलिए मैं पढ़ा देता हूँ भी, लेकिन एग्जाम के लिए काम का नहीं है, विशेष काम का। टैक्स पेयर फर्स्ट प्रिपेयर एंड जनरेट इनवॉइस इन इज ओन सॉफ्टवेयर। जैसे मुझे मान लीजिए मैं आपको कुछ गुड सप्लाई करता हूँ, नहीं सप्लायर और बायर लिखते हैं, सप्लायर सप्लाई करता है गुड्स बायर को, ठीक है। तो सबसे पहले सप्लायर क्या करेंगे? खुद का इनवॉइस बनाएगा, ठीक है। मान लो ये नोटिफाइड सप्लायर, ठीक है, नोटिफाइड यानी ये इनवॉइस इशू करना कंपलसरी है। तो इसने अपना इनवॉइस, तो ये अपना इनवॉइस किस पे बनाएगा? खुद के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ठीक है। अब ये जो जिससे आप सॉफ्टवेयर ले रहे हो ना, उसको कंफर्म करना पड़ता है ई इनवॉइस स्कीमा। अब ये इनवॉइस स्कीमा क्या आगे आएगा। इनवॉइस स्कीमा एक स्टैंडर्ड नोटिफाइड फॉर्मेट है कि आपको, अगर आप ई इनवॉइस मैंडेटरी होता है तो एक स्कीमा, एक स्कीम, एक फॉर्मेट आपको दिया गया, उसी फॉर्मेट में आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। आई बात समझ में? उस फॉर्मेट में इनवॉइस आपका जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑपरेटर है, टैली वैली जो भी आपका होगा ERP वाला, वो उसको कंसाइन कर दे। कंफर्म मतलब कंफर्म करेगा, समझ गए? उसके अकॉर्डिंग उसको बना के देंगे आपको, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर 73 अपडेट आता है, सॉफ्टवेयर वाले उसको अपडेट, वो तो ना अपग्रेडेड वर्जन, अपन अपग्रेड नहीं करते मोबाइल का सॉफ्टवेयर है, वैसे ही आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला उसको अपग्रेड कर। आई बात समझ में? एंड मस्ट हैव मैंडेटरी पैरामीटर, ये क्या लिखना, IRN नंबर, ये सब के लिए जगह होनी चाहिए, ठीक है। डिटेल्स ऑफ, अरे समझा कि नहीं समझा? हाँ नहीं बोल। यस सर। जैसे मैं बहुत चिल्लर चीज पढ़ा रहा हूँ, कुछ रहे तो पूछना, शर्माने की कोई बात नहीं, घर की बात। डिटेल्स ऑफ दिस इनवॉइस आर अपलोडेड रिपोर्टेड बाय टैक्स पेयर टू IRP। मैंने आपको बताया था IRP पे डालना पड़ेगा। अब IRP पे क्या होगा? जिस पे टैक्स पेयर रजिस्टर, पूरा सप्लाई जो ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन का अब क्या हुआ, IRP पे रजिस्टर्ड हो गया। अब IRP पे रजिस्टर्ड होने के बाद क्या होगा? एक IRN जनरेट होगा, समझे क्या? डिजिटली साइन होगा, और एक QR कोड आपको समझता है, हो दिन भर करते रहते हैं ना स्कैन अपन, एक QR कोड भी उसके ऊपर आ जाएगा, और वो QR कोड में सब डिटेल रहेगी। देन द सप्लायर शेयर ई इनवॉइस विद रिसीवर अलोंग विद QR कोड। अब जो रिसीवर है तुम्हारा, ये बायर, उसके साथ इनवॉइस इमीडिएटली आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। और ये ऐसा रहता है ई इनवॉइस। अब ये जो डेटा है GST सिस्टम के अंदर चला गया,
ई इनवॉइस डेटा जीएसटी सिस्टम में चला गया। अब इसका फायदा क्या? IRP यानी इनवॉइस रजिस्टर पोर्टल send e-invoice data along with IRN to GST system as well as e-way-bill system। मैंने अभी बताया था GST सिस्टम और e-way-bill के बारे में। GST सिस्टम में क्या होगा? ऑटो पॉपुलेट होगा GSTR1 में, जो सप्लायर भरेगा। और आपको पता है ना, ये चीज मैंने बताया था बार बार, सप्लायर तो ठीक है, बायर के 2 वे में रिफ्लेक्ट होता है क्रेडिट के बारे में। याद है क्या? देखो बताया था। यस सर। तो GSTR2 के ए के अंदर भी रिसीवर के यानी बायर के या रिसिपेंट के 2 वे में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा विद सोर्स मार्क्ड एज ई इनवॉइस। यहाँ पे ई इनवॉइस ऐसा मार्क किया जाएगा, ठीक है। IRN डेट विल आल्सो बी शोन इन GSTR1 एंड GSTR2। समझ में आए? अभी इनवॉइस स्कीमा ये सेपरेटली डिस्कस है आगे, इंक्लूड्स पैरा। अब इसमें क्या क्या रहेगा? इनवॉइस स्कीमा यानी वो इनवॉइस का जो प्रोफार्मा बोलो, फॉर्मेट बोलो, जो आप बोलना बोल सकते हैं। इसमें ट्रांसपोर्टर आईडी रहेगा, व्हीकल नंबर भी लिखा रहेगा, कौन से ट्रांसपोर्टर के थ्रू और कौन से व्हीकल से गुड्स जा रहे हैं, that are required for generating e-way bill। अब ये ट्रांसपोर्टर के रिलेटेड जितना ही मैटर है ना, जैसे ही गुड्स सप्लायर के प्रीमाइसेस से निकल गए और रिसीवर के प्रीमाइसेस तक पहुंचने के पहले जो काम है वो ई-वे बिल का काम। आई बात समझे? रास्ते का बिल जो आपको अगले लेक्चर के अंदर आपको लेक्चर मिलेगा ई-वे बिल के ऊपर, ठीक है। तो वो लेक्चर के अंदर इसके बाद 2 लेक्चर मैं आपको देने वाला हूँ, 2 लेक्चर, ठीक है, 1 और 1 2। और वो 2 लेक्चर में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। मैं दोनों आपको आज ही दे दूंगा, आपको कल तक देखना है, ठीक है ना। आज ही देख लो तो बहुत अच्छा, ज्यादा नहीं, छोटे छोटे, एक घंटा 15 मिनट का, एक घंटा 40 मिनट का, ठीक है। सर छोटे बोल रहे हैं, एक घंटे के लेक्चर को छोटा बोल रहे हैं। जिनका दोनों ग्रुप नहीं है वो तो देख सकते ना, और जिसके भी दोनों ग्रुप भी है वो तो आज फ्री हो ना आप लोग, आज ही देख लो। अभी 11:30 क्लास खत्म हो जाएंगे, उसके बाद देख लो दोनों लेक्चर। कल सवेरे एक क्लास लूंगा 10 साढ़े 10 बजे, ठीक है। और उसके अंदर वो ई-वे बिल का कुछ एक सेक्शन जो उसमें कवर्ड नहीं है वो कल कवर कराऊंगा, लेकिन उसके पहले ई-वे बिल समझना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करना है हमारे को। कल हमारा 8th चैप्टर कंप्लीट, 9th चैप्टर को 1 लेक्चर लगेगा, बस 1 लेक्चर। 10th चैप्टर को 2 लेक्चर, बस 3 लेक्चर बचे, काम खत्म। 9th चैप्टर पूरा लाइव होगा, 10th चैप्टर पूरा लाइव होगा, ठीक है। These can be entered if available with seller at the time of generation of। अगर आपके पास है तो डाल दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। सर जरूरी थोड़ी सेलर के पास हमेशा ये सब रहेगा यार, जरूरी थोड़ी है सेलर के पास हमेशा डेटा रहेगा। नहीं सर जरूरी तो नहीं है तो डालो, नहीं है तो कोई बात नहीं। कौन सा डेटा? अरे ट्रांसपोर्टर वाला, ठीक है। इनवॉइसिंग रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अलाउड रिपोर्टिंग ऑफ ई इनवॉइस एंड जनरेशन ऑफ ई बिल विद सेम डेटा, ठीक है। क्या इसमें चेंज कर सकते? सर कभी कभी इनवॉइस बनाने में गलती हो गई या कैंसिल हो गया इनवॉइस, कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आपको एक रेफरेंस नंबर मिल गया ना, अब ये रेफरेंस नंबर से आप कुछ, अरे भैया कोई चीज आप कभी खरीदते हो या एक रेफरेंस नंबर मिलता है कि नहीं मिलता, कि आगे की जितनी भी कार्रवाई है ये रेफरेंस नंबर के थ्रू की जाएंगी। अरे आप बैंक ट्रांजेक्शन करते थे आईडी रेफरेंस नंबर में, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके अमेजोन से कुछ खरीदते तो एक नंबर मिलता कि नहीं, अपने आप जनरेट होता कि नहीं होता? वैसे ये इनवॉइस रेफरेंस नंबर है। इस रेफरेंस नंबर से ऑलरेडी ये नंबर आपके IRP पे रिपोर्ट किया हुआ है, और आप एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर ये अमेंड भी कर सकते हो। इनवॉइस कभी कभी अमेंड होता है ना, भैया आपने 100 यूनिट का, सामने वाले ने बोला, आपने इनवॉइस बनाया, अपलोड किया, इमीडिएट गुड्स निकलने के बाद उसका फोन आता है, भैया 100 नहीं वो तू 200 कर देना, तो आपको बिल अपडेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो ये आप अपडेट वगैरह सब GST पोर्टल पे सब कर सकते हो, कोई कमेंट तकलीफ नहीं है। और अमेंडमेंट इनवॉइस इज नॉट पॉसिबल थ्रू IRP पोर्टल पे। अब एक बार बन गया ना तो आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो कहाँ जाके छेड़छाड़ करना पड़ेगा? आपको GST पोर्टल पे जाना पड़ेगा। GST अलग है, IRP पोर्टल अलग, ठीक है। IRP पोर्टल मतलब इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, और GST मतलब आप दाखिल के GST काम जो आप कर सकते हो। तो सर IRP पोर्टल पे तो हमने पहले ही अपलोड किया था, तो क्या वो GST पोर्टल पे ऑटो पॉपुलेट हो गया? हाँ, IRP पोर्टल का सारा डेटा GST पोर्टल पे अपने आप चला जाए। अब आपको अगर अपडेट कर रहा है तो GST पोर्टल पे जाओ सीधा। और सर रेफरेंस क्या है हमारे पास? कौन सा इनवॉइस अपडेट करना है, क्या रेफरेंस है? बोलो ना, नाम बोलो, चलो क्या रेफरेंस है? अरे IRN है ना यार, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। इनवॉइस रेफरेंस नंबर को GST पोर्टल पे डालो, वो इनवॉइस खुल जाएगा, वहां लिखोगे अपडेट करना है, उसको अपडेट करो और सबमिट कर दो। कितना आसान है। एग्जाम फॉर्म कभी अपडेट नहीं किया सी इंस्टीट्यूट का? कभी खोलती ना इंस्टीट्यूट पोर्टल? यस सर।
समझ में आ रही बात? अब ये सब आप आर्टिकलशिप करोगे तो ये रोज के काम रहेंगे आपको। अगर आपकी फर्म जहां आप लगते हो वहाँ 500 करोड़ के ऊपर का कोई क्लाइंट है तो नागपुर में तो बहुत कम। ठीक है, चलिए अब बिजनेस वालों का क्या फायदा हो गया इससे? देखो, इनवॉइस इशू हो जाता, उनको क्या करना पड़ेगा, ई इनवॉइस रिक्वायरमेंट करनी पड़ेगी, अपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने पड़ेंगे, अपडेटेड वर्जन लेना पड़ेगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना मत। काम की बात बताओ सर। काम की बात ये है, ई इनवॉइस स्कीमा, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है लिखने के लिए। समझ में आई क्या बात? अब ये ई इनवॉइस स्कीमा जो बस इतना ही है बेटा, ज्यादा नहीं है। 15-20 मिनट और चाहिए मुझे आपके। मुझे बताओ स्कीमा का मैंने क्या बोला था? एक प्रोफार्मा, एक प्रोफार्मा रहता है ना भैया। आप कहीं भी जैसे बैंक में जाते हो, स्लिप भरते हो, तो हर बैंक की स्लिप का एक प्रोफार्मा रहता है कि नहीं रहता है? सबका अलग। वैसे अब मुझे यस बताओ, सर। आपका जो इनवॉइस प्रोफार्मा है ये आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ने बना के दिया होगा। जैसे एग्जांपल पहले देखो, एन इनवॉइस जनरेटेड बाय सैप सिस्टम। सैप एक सिस्टम है, ईआरपी सिस्टम है, कैन नॉट रीड बाय मशीन विच इज यूजिंग टैली सिस्टम। अब सैप के अंदर अगर इनवॉइस जनरेट हुआ है तो आपके कंप्यूटर के अंदर अगर सैप है तो ही वो इनवॉइस फाइल खुलेगी, नहीं तो खुलेगी क्या? आपने सुना होगा कभी ये चीज? हर फाइल का एक फॉर्मेट रहता है। जैसे टैली अकाउंट की कोई फाइल खोलना है तो आपके कंप्यूटर में टैली ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होना चाहिए। मान लो मेरे कंप्यूटर में टैली इंस्टॉल्ड है, मैंने आपको एक इनवॉइस जनरेट करके दिया पेन ड्राइव में, आप अपने कंप्यूटर में खोल रहे हैं तो फाइल खुलेंगे नहीं जब तक आपके कंप्यूटर में भी टैली सॉफ्टवेयर नहीं है। मानते कि नहीं? यस सर। अनलेस अ कनेक्टर इज यूज्ड, फिर कोई कनेक्टर देना पड़ेगा। कनेक्टर यानी वो ऐसा पेन ड्राइव कनेक्टर नहीं, दूसरे कनेक्टर यानी ऑनलाइन कनेक्टर्स रहते हैं, तो वो कन्वर्ट कर देते हैं फाइल को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में। सुना होगा ये सब, गान सॉन्ग्स वगैरह का करते थे ना अपन लोग, MP3 वगैरह कन्वर्ट। अब होता क्या है, मुझे बताओ, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं, 300-400 अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं। हर आदमी अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करता होगा अपने अकाउंट के लिए, तो एक आदमी का सॉफ्टवेयर दूसरे से कैसे मैच करेंगे? नहीं करेंगे। इसीलिए जीएसटी सिस्टम में एक ई इनवॉइस स्कीमा नाम की चीज यूज हुई है। आई बात समझ? अब ये ई इनवॉइस नाम से ही ई पता चल रहा है, ई यानी ये ऑनलाइन ही रहेगा, इसका प्रिंट नहीं निकलेगा। तो ऑनलाइन रहेगा तो भैया कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मशीन रीड करेंगी ना इसको। इसीलिए टू एंश्योर दिस कंप्लीट इंटर ऑपरेटेबिलिटी, यानी कोई भी सिस्टम में इनवॉइस बना हो हर आदमी उसको देख सके, इसीलिए of invoice across the entire GST ecosystem, an invoice standard is must। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए, और वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वाले हैं उसको अपग्रेडेड वर्जन में अपने क्लाइंट को डालेंगे, और वो क्लाइंट फिर ई इनवॉइस स्कीमा। अब बताओ, हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ई इनवॉइस स्कीमा आ गया। ई इनवॉइस स्कीमा किसने प्रिस्क्राइब किया? जीएसटी सिस्टम में गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर दिया भैया ये स्कीमा चाहिए, और वो स्कीमा हर जीएसटी सॉफ्टवेयर, जितने भी सॉरी एसएपी सॉफ्टवेयर थे, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर थे, उन्होंने अपने अपने इसमें डाल के अपने अपने क्लाइंट्स का अपग्रेडेड वर्जन अपग्रेड कर दिया। हर साल सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट फीस देनी पड़ती है ना, मेंटेनेंस फीस, चार्जेस वगैरह, अपलोड कर दिया, सब कुछ हो गया। अब बताओ, जितने भी सॉफ्टवेयर है 300-400 तरह के हिंदुस्तान में, जो भी क्लाइंट्स यूज कर रहे होंगे, अब सबके इसमें इनवॉइस खुलेगा कि नहीं खुलेगा? क्योंकि सबका स्टैंडर्ड सेम है। यस सर। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोलना चाह रहा कि नहीं समझ रहे? क्या यस सर। समझ रहे ना बेटा? आसान लग रहा ना कि नहीं लग रहा? यस सर। लग रहा है सर। है। अभी फाइनल आन दो, फाइनल में सब तकलीफ है, अभी तो ठीक है, चलो जाने दो। फाइनल में 3 साल बाद इसके अंदर बहुत कितने चेंजेस आ जाएंगे आपको खुद को नहीं पता। ठीक है, तो फ्रेश मैन्युअल एंट्री, फिर से इनवॉइस बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंस देयर वर नो सच स्टैंडर्ड फॉर ई इनवॉइस अवेलेबल अर्लियर। पहला स्टेप लिया गया कि एक इनवॉइस का स्टैंडर्ड फॉर्मेट फाइनल करो, और उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट का नाम है ई इनवॉइस स्कीमा। समझ में आई बात? तो ये ई इनवॉइस स्कीमा का फॉर्म नंबर बोलो क्या है? जीएसटी इनवॉइस 1, जीएसटी INV 1, ये इसका नोटिफाइड फॉर्म है। इसको क्या बोलते हैं? ई इनवॉइस स्कीमा, पूरे कंट्री में है, और ये मैंडेटरी है वाला, विच पर्टिकुलर शेल बी रिपोर्टेड इन IRP फॉर्मेट। अब IRP क्या होता है? IRP एक वेबसाइट है जिसपे आप अपने इनवॉइस अपलोड करेंगे, और ये फॉलोइंग IRP हैव बीन नोटिफाइड फॉर द पर्पस ऑफ ई इनवॉइस। अब ई इनवॉइस के लिए गवर्नमेंट ने टोटल 10 IRP नोटिफाई की। अब इतना बड़ा देश है तो एक से काम चलेगा क्या? सोच के बताइए ना। नहीं चलेगा बेटा। तो 10 वेबसाइट से अलग अलग, 10 वेबसाइट का नाम क्या है? कुछ नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
कोई भी वेबसाइट जाओ, कोई बिजी है, 1 बिजी है तो 2 पे जाओ, 3 पे, जो जो तुम्हारी इच्छा उस पे चले जाओ, अपलोड कर दो, काम। जैसे कभी आप बिल भरने जाते हो तो एक ही काउंटर रहता है क्या? नहीं, 5-7 काउंटर रहते हैं ना, कहीं भी आप जाके बिल दे सकते हैं। बैंक में भी कई बार 3-4 काउंटर रहते हैं, कहीं भी कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। वैसे ही 10 काउंटर है, कहीं भी इनवॉइस अपलोड करो। बोलो मेरी बात समझ में आई क्या? Yes, sir. अरे बोलो ना। इनवॉइस नंबर तो आपका रहता है, ये तो आपको पता है। ये है IRN। अरे कितने डिजिट का है सर, गिन सकते क्या? हाँ गिनते बैठेंगे। एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, वो ऐसा दिखता है, देखो। ये IRN नंबर हर बिल पे लिखा रहेगा। ये देखिए, एक लाइन में नहीं आता IRN नंबर, देखो 2 लाइन में लिखा है। देखो दिख रहा क्या? देखो क्लियर नहीं है, हालांकि दिख रहा क्या? लेकिन Yes, sir. IRN नंबर बहुत बड़ा रहता है, बहुत सारे डिजिट रहते हैं, हमको भी नहीं पता। देख लो कितना खतरनाक है। ये नंबर है IRN नंबर, ठीक है। ये अपने आप इनवॉइस में आ जाएगा, ठीक है। अब ये नंबर काय के काम में आएगा? इंटरेक्शन बिटवीन बिजनेस सप्लायर इनवॉइस। तो सॉरी, द ओवरऑल वर्क फ्लो ऑफ इनवॉइस जनरेशन इज रिपोर्टिंग, रजिस्ट्रेशन और रिसिप्ट ऑफ कंपनी डिपिक्टेड इन फॉलोइंग डायग्राम। अब ये 2 डायग्राम बने हुए हैं, इसको आपको देखना है, देख सकते, नहीं देखना है। इसमें पहला डायग्राम जो है, समझना बात, ये सप्लायर और IRP के बीच में। क्योंकि सप्लायर रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे इनवॉइस अपलोड करेगा। दूसरा डायग्राम है IRP एंड GST ई-वे बिल सिस्टम और बायर के बीच में, ठीक है। अब ये आपको देखना है, आप पढ़ना है, पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है दूर दूर तक, लेकिन ये इंटरेक्शन के डायग्राम बने हैं और अदर पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। E-invoicing system is also available for e-commerce operator to report invoices to invoice registration portal generated by on behalf of suppliers. Bulk uploading of invoices to IRP is also possible. Bulk में भी आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। QR कोड जनरेट होता है, ये मैंने आपको बताया था। और ये किसको मददगार रहेगा? QR कोड आपको पता है ना, आजकल मोबाइल से निकालोगे QR कोड, जैसे स्कैन करते सब डिटेल्स आ जाती है। अरे हाँ ना, तो जैसे ई-वे बिल आपने बनाया या इनवॉइस आपके पास है, अब GST जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उसको चेक करना है। अब देखो मुझे बताओ, जैसे स्मगलिंग वगैरह होती है तो रास्ते में, याद है पुरानी पिक्चरों में दिखाते थे, एक इंस्पेक्टर खड़ा रहता था, एक गाड़ी रोक, ट्रक रोक, फिर सामान निकलवाता था। ये सब नाटक होता था कि नहीं होते थे? अब मुझे बताओ, Yes, अब sir. GST ऑफिसर रास्ते में खड़ा है, आप बिल किसी चीज का बना रहे हो, कुछ और चीज ले जा रहे हैं, उसको मैंने चेक करना है, तो क्या गुड्स निकालने की अब जरूरत नहीं, इनवॉइस दिखाओ, ई-वे बिल दिखाएगा। क्या ई-वे बिल पे ये QR कोड रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था ई-वे बिल पे भी काम में आ जाएगा। ये QR कोड वो अपने मोबाइल में स्कैन करेगा, उसके पास मशीन रहेगी QR कोड रीडेबल फॉर्मेट वाली, वो स्कैन हर आदमी नहीं कर सकता, इसका सॉफ्टवेयर रहेगा, वो GST टेक ऑफिसर ही कर सकता है। वो देखेगा अच्छा ये गुड्स है, और अगर उसको ट्रक में कुछ अलग गुड्स दिखे तो आपकी ट्रक जब्त कर लेगा। और वो उसको ट्रक में गुड्स खोल के देखने की जरूरत नहीं है, वो देख लेगा ये गुड्स है, और ऊपर से देख लेगा हाँ ये गुड्स है, जाने। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। एक डायनामिक QR कोड भी रहता है, ये भी एक बार पढ़ लेते हैं, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रेलेवेंट नहीं है डायनामिक QR कोड, लेकिन फिर भी हम पढ़ने हमारा काम, ठीक है। स्पेशल केसेस, इसके लिए आपको लेक्चर मिलेगा, नेक्स्ट लेक्चर जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ चीजें मैं पढ़ा देता हूँ आपको अभी। पहले QR कोड, डायनामिक QR कोड पढ़ते हैं। B2C invoice issued by registered person whose aggregate turnover preceding financial year onwards exceed this are proposed to have QR code from 1 दिसंबर 2020। मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने आपको ये बताया था ना कि अभी फिलहाल ये B2B के लिए एप्लीकेबल हुआ है, नेक्स्ट फेज में B2C के लिए एप्लीकेबल होगा, हाँ कि ना? ये बताया था कि नहीं? अरे अभी बताया था यार। नोटिफाइड पर्सन कौन है? मैंने बोला था ना, एक 500 करोड़ और वो B2B वाले, और B2B वाले ही उनको अपलोड करना है, B2C इनवॉइसेस अपलोड नहीं करना है। ये बताया था कि नहीं अभी? Yes, sir. तो मुझे बताओ, अब ये जो B2C है ये नेक्स्ट फेज में अप्लाई होगा, तो भैया B2C वालों के लिए QR कोड नहीं रहेगा, उनके लिए कौन सा कोड रहेगा? DQR कोड, मतलब डायनामिक QR कोड रहेगा। समझ में आई बात? बाकी कुछ भी नहीं है। अरे समझ रहे कि नहीं पता नहीं। समझ गए ना? बस बाकी आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, कोई खास बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब बात आती है स्पेशल केस। तो ये स्पेशल केस के लिए आपको लेक्चर मिलेगा
लेकिन सबसे एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, महत्वपूर्ण बात कुछ ये ऐसे है, जरा देखो। आज से कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था, ये रहा। मैंने इस नोटिफिकेशन को अभी तक हटाया नहीं आता, हालांकि अब ये काम का नहीं, काम का इसलिए नहीं क्योंकि नोटिफिकेशन अब एक्ट का पार्ट बन गया है, सेक्शन में आ चुका है ये नोटिफिकेशन। 2 जगह इसका रेफरेंस है, मैं आपको बता देता हूँ, आपके नोट्स में दिया हुआ है। लेकिन पहले मैं नोटिफिकेशन बताता हूँ। क्या होता था, भले ही मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मुझे बताओ, अगर बिल, क्या रजिस्टर्ड पर्सन, मैं रजिस्टर्ड हूँ, मान लो मैं बेचता हूँ, किराने की दुकान है, मैं रजिस्टर्ड, तो किराने की दुकान में तो सामान गुड्स रहते हैं, वो 20 रुपए के भी रहते, 25 रुपए के रहते, 10 रुपए के भी रहते, 100 रुपए के भी रहते कि नहीं रहते। कोई आया 10 रुपए की बिस्किट ले गया, कोई आया 20 रुपए का कोल्ड ड्रिंक ले गया, कोई आया कुरकुरे ले गया, कोई आया ये ले गया। ऐसे दिन भर में 200 लोग आए, एक ने भी 100 रुपए के ऊपर का माल नहीं लिया। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। बाकी लोगों को क्या हो गया, नींद आ रही क्या? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। हाँ सर। अब क्या सबको इनवॉइस बनाते बैठे? ए रुक, वो बच्चा आया 10 रुपए के कुरकुरे तो बोलता है, और वह उसको क्या इनवॉइस बना के दे, रुक रुक रुक, अभी इनवॉइस, तेरा नाम बोल, तेरा जीएसटी नंबर है क्या, तारीख बता, तेरा इस पर लिखेंगे B2B HSN कोड, ये सब क्या मैं करते रहूंगा? पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? भाग जाएंगे वो सब लोग। भाग जाएंगे वो सब लोग, काम ही नहीं होगा। और फिर प्रिंट निकाल के दो चकाचक। अरे 10 रुपए के कुरकुरे बेच के कितना कमा लूंगा मैं। इसीलिए बोला कि भैया अगर ऐसे जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन है और वो 200 रुपए के नीचे है, सिंगल ट्रांजेक्शन की वैल्यू 200 रुपए के नीचे है, तो आप कंसोलिडेटेड इनवॉइस भी बना सकते हो। मान लो 10-10 रुपए के 500 ट्रांजेक्शन हुए, तो 5000 का एक सिंगल इनवॉइस बना लो उस दिन के एंड में। ये नोटिफिकेशन आया। अब इसमें होता क्या है, ये तो मैंने आपको चीज बताया। अब ये कहाँ लिखी है सर? ये यहाँ लिखा हुआ है बेटा, ये जो 200 रुपए वाली बात है ना, ये एक्चुअली यहाँ लिखा हुआ, ये देखिए, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। तो ये तो मैं आपको, ये तो वीडियो जो दूंगा उसमें सब है, पढ़ाया हुआ पूरा एक्सप्लेनेशन। बात आती है इन लोगों के लिए, एक ये वो जो अभी नोटिफिकेशन बताया ना, उसके 2 जगह चेंज हुए, एक यहाँ पे और एक और जगह चेंज हुआ। रुको मैं बता देता हूँ आपको अभी। एक यहाँ, बस आपके अगले वीडियो में ये 2 ही चेंजेस है, बाकी कोई चेंज नहीं, बाकी पूरा वीडियो एज इट इज है। तो मैं ये 2 चीज आपको अभी बताता हूँ। सर ये चेंज क्यों हुए? ये बेटा पीवीआर जैसे लोगों के लिए। मुझे बताओ, पिक्चर की टिकट कितने की रहती है? पिक्चर की टिकट कितने की रहती है? 200 के ऊपर रहती है कि कम की भी रहती है? कम की है। दोनों रहती है सर। देखो बेटा, 100 की भी रहती, 125 की भी रहती, 150 की भी रहती, 350 की भी रहती। तो 200 के ऊपर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो आपको इनवॉइस देना ही पड़ेगा। लेकिन 200 के अगर नीचे है तो ज्यादातर मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, कई लोग उनके सिर्फ संडे को टिकट महंगी रहती है, बाकी सब दिन 200 के नीचे रहती है। मानते कि नहीं मानते? यस सर। ठीक है। तो मल्टीप्लेक्स वाले बोले हमारे भी मजे हो गए, हम भी नहीं देते इन्हें, कंसोलिडेटेड बनाएंगे। अब कंसोलिडेटेड अगर उसने नहीं बनाया तो गवर्नमेंट का कितना नुकसान होगा। अरे किराना वाला तो चलो ठीक है भैया, वो तो छोटा आदमी है, मल्टीप्लेक्स तो करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। जिनका ये धंधा है वो तो करोड़ों का कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पूरे इंडिया लेवल पे सेम पैन और इंडिया बेसिस करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं, और इनवॉइस ही नहीं बनाएंगे वो तो। फिर क्योंकि टिकट हमारी भी 200 के नीचे, हम भी नहीं बनाते, जाओ हम भी कंसोलिडेट बनाएंगे। अरे अरे अरे, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। नोटिफिकेशन लाया गया कि रुको रुको रुको, हम डिसअलाउ करते हैं ये ऑप्शन। किसको? उस सप्लायर को जो सप्लाई ऑफ सर्विस देता है एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इन मल्टीप्लेक्स फिल्म, यानी पीवीआर जैसे लोगों के लिए। इसका मतलब अगर पीवीआर आपको 180 रुपए की टिकट दे रहा है तो भी उसको इनवॉइस देना पड़ेगा आपको। जल्दी बोलो। हाँ सर। यस सर। यस। लेकिन उसका इनवॉइस का फॉर्मेट थोड़ा सिंपल है, देखा होगा आपने। वो टिकट निकलती है, सीधी सीधी टिकट, उनका बड़ा बड़ा फॉर्मेट नहीं रहता बेचारों का, सीधा सीधा फॉर्मेट है। उनको उतनी छूट दे दी कि ठीक है, वो जो तुम टिकट दे रहे हो हम उसको इनवॉइस मान लेंगे। इस तारीख से एक नया सब रूल इंसर्ट हुआ, रूल 40, ये गलत हो गया, ये एक्चुअली गलत है, रूल 46 एंड 54 है, ठीक है।
एक मिसिंग हो गया, ठीक है चलो जाने दो। रूल 46 और 54 में इंसर्ट किया सब रूल 4 है। मैंने अभी आपको एक जगह दिखाई थी ना जहाँ बोल्ड लेटर्स में 4 है लिखा था, वो ये है। क्या इंसर्ट किया कि रजिस्टर्ड पर्सन जो ये सर्विस सप्लाई करता है यानी हमारा पीवीआर, उसको इलेक्ट्रॉनिक टिकट इश्यू करना कंपलसरी है, और उस इलेक्ट्रॉनिक टिकट को हम डीम कर लेंगे कि वो टैक्स इनवॉइस, इवन इफ टिकट डज नॉट कंटेन डिटेल ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। क्या वो आपसे नाम पूछा है कभी टिकट देते वक्त? आप बस इतना बोलते हो राधे मूवी की, अरे राधे तो बेकार है भाई, 3 इडियट्स की इतनी टिकट दे दे, क्या पूछते तेरा नाम क्या है रे, आयुष है क्या तू, तेरा सरनेम बोल, अच्छा ये तो एक हो गया, 8 लोग और है तेरे साथ, चल सबके नाम बता, मोबाइल नंबर, सब मांगता है वो आपसे? नहीं मांगता, वो इनवॉइस पे कुछ डिटेल नहीं। 8 टिकट हो ना, धड़ धड़ 8 टिकट दी, लेकिन वो टिकट को ही इनवॉइस मानेंगे, और टिकट देनी पड़ेंगी आपको, ई फॉर्म में देनी पड़ेगी, कंसोलिडेटेड नहीं बना सकते। हर टिकट 80-80 की रहेंगी। नहीं तो आयुष बोले 10 लोगों की टिकट है, 180 की एक टिकट है, सीधा 1800 का बिल दे देता, नहीं ऐसा नहीं होगा, 180 के 10 टिकट निकाल के देना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई क्या? यस सर। ठीक है, क्लियर है ये? तो ये मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वालों के लिए ये लाया गया। अब इसका इफेक्ट कहाँ का हुआ, बस मैं वो आपको बता रहा हूँ बेटा। हालांकि जो वीडियो मैंने दे रहा हूँ उसमें ये मैंने पढ़ाया हुआ है, समझना बात, ये पढ़ा चुका था मैं ऑलरेडी, पिछले बार ही आ चुका था, ये नया नहीं है। लेकिन अब मैंने नोट्स अपडेट किए थे तो मैंने इसका इफेक्ट जहां जहां आ गया वो 2 जगह भी मैंने उसको इस चीज को लिख दिया है, तो वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, जो चीज वीडियो में नहीं है। ठीक है, क्या है वो? ये तो ईवे बिल का पूरा टॉपिक है बेटा, इसके लिए आपको अलग एक वीडियो मिलेगा पूरा। और ये यहाँ पे, ये देखिए कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये देखिए, ये रूल 4 है। एक सेकेंड ना, हाँ, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस 200 रुपए के ऊपर है तो आपको 200 रुपए से अगर कम है तो आपको कंसोलिडेटेड बनाना है, लेकिन दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। किसको? ये पीवीआर वालों को ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं। समझ में आया क्या पहला कंसोलिडेटेड के अंदर का ये बात? यस सर। ठीक है, अब दूसरी, ये बिल ऑफ सप्लाई में आपको पढ़ाऊंगा। मैंने आपको भी बोला था बिल ऑफ सप्लाई में एक नया सेक्शन ऐड हो गया 10(2)(a), 10(2) या 10(2)(a जो भी, क्योंकि कंपोजिशन सर्विस को भी अप्लाई हो गया तो बिल ऑफ सप्लाई में थोड़ा सा चेंज हो गया, बस एक वर्ड और ऐड हो गया। तो बिल ऑफ सप्लाई जो है, जो मैं वीडियो दूंगा उससे आप लोग मत देखना, जैसे ही बिल ऑफ सप्लाई वीडियो में आया उसको स्किप कर देना, सिर्फ यहीं तक, और 46 से पढ़ लेना। हालांकि वो वीडियो भी देखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसके अंदर 10(2)(a) ऐड हो गया और कुछ भी फर्क नहीं। तो ये मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अभी ध्यान देना, एक चीज और बता देता हूँ। हाँ ये रहा, ये क्या है पहले ये समझ लो। Following supplier may issue tax invoice, but they are also permitted to issue any other document in lieu of tax invoice. ये लोगों को टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, लेकिन ये लोग टैक्स इनवॉइस के अलावा भी कुछ अगर अदर डॉक्यूमेंट देते हैं तो उसको भी हम टैक्स इनवॉइस मान लेंगे। तो ये तीनों तो ऑलरेडी, जैसे ट्रांसपोर्टर है बिल्टी देता है, याद है क्या आपको? ट्रांसपोर्ट करते हैं तो बिल्टी मिलती है, उसको टैक्स इनवॉइस मान लेंगी गवर्नमेंट। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस आपको क्या देती है? रेलवे वाले क्या देते हैं आपको? टिकट देते हैं ना, उसको इनवॉइस मान लेंगे। इसी में मल्टीप्लेक्स वालों को ऐड किया गया है कि आप उनकी टिकट को इनवॉइस मान लेंगे। बोलो बात समझ में आई क्या? यस सर। ये हो गया अपडेशन यहाँ पे जो मुझे करना था। अब मैं आपको एक चीज पढ़ा देता हूँ, उसके बाद हम लीव करेंगे और 2 लेक्चर्स आपको थोड़ी देर में मिल जाएंगे। बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ सप्लाई कौन देता है? बहुत आसान टॉपिक है। कौन देता है बिल ऑफ सप्लाई? सर, कंपोजिशन वाले। Stipulates that registered person supplying exempted goods or both, और registered person टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी, दोनों लोग, यानी जो रजिस्टर्ड पर्सन एग्जेम्प्टेड गुड या सर्विस प्रोवाइड करते हैं या जो रजिस्टर्ड पर्सन कंपोजिशन लेवी में है, वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे। तो वो क्या इशू करेंगे? बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस। आई बात समझ में? और उनको लिखना पड़ेगा अपने इनवॉइस के ऊपर, जो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे ना कंपोजिशन टैक्स, और इसमें जो कंपोजिशन लेवी वाले हैं उनको लिखना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई। आई बात समझ में? क्योंकि मैंने आपको बताया था कंपोजिशन वाला टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, याद होगा ये चीज। तो ये टॉप ऑफ द बिल आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो, रजिस्टर्ड आप हो, या तो आप एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विस या बोथ सप्लाई कर रहे हो, कंपोजिशन लेवी वाले हो, तो आप टैक्स इनवॉइस नहीं बना सकते, आपको बिल ऑफ सप्लाई बनाना पड़ेगा। समझ में आई बात? अब बिल ऑफ सप्लाई में क्या रहता है? For registered person opting for composition levy does not collect tax from recipient on outward supply made by him. जो भी वो outward supply करता है उस पे वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। Similarly, in case of registered person supplying exempt goods service, कोई टैक्स इम्प्लीकेशन होता है क्या? मान लो मैं एग्जेम्प्ट दे रहा था, क्या मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा क्या?
कर ही नहीं सकते सर, आप एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। तो भैया टैक्स इनवॉइस मत बनाइए, क्योंकि वो लोग टैक्स इनवॉइस बना ही नहीं सकते। नो टैक्स इज कलेक्टेड फ्रॉम रेसिपिएंट by registered person opting for composition levy and registered person supplying exempted goods or service। तो वो लोग क्या करेंगे, टैक्स इनवॉइस नहीं बनाएंगे, क्योंकि टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर रहे, तो टैक्स इनवॉइस क्यों भैया? तो वो बनाएंगे बिल ऑफ सप्लाई। सप्लाई तो हो रहा है ना, लेकिन उसके लिए बिल बनाएगा, बिल ऑफ सप्लाई नाम रहेगा उसका, इशूड बाय सच पर्सन, और उसके अंदर कोई टैक्स रेट वगैरह का कोई डिटेल, कोई HSN कोड कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। फर्दर वैल्यू टू बी मेंशन बिल ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो नॉट टैक्सेबल। बेटा मेरी बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. क्लियर Yes, है? sir. एग्जाम्पल दिया हुआ है, पटेल एंड सर एक मैन्युफैक्चर है, कंपोजिशन के लिए लिया है, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेगा, बस इतना सा था, ठीक है। बिल ऑफ सप्लाई वीडियो में मत देखना, थोड़ा आगे फास्ट फॉरवर्ड कर, ठीक है। पढ़े भी तो कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ एडिशन हुआ है सर्विस वाला 10(2) भी, इसलिए यहाँ पे चेंज कर दिया मैंने, और कुछ भी नहीं। आई बात समझ में? और वहां पे जो मैंने पढ़ा है उसके अंदर नोटिफिकेशन दिखेगा, जो वीडियो है, क्योंकि पहले नोटिफिकेशन में था, आपको पता है, कंपोजिशन वाला, कंपोजिशन ऑफ सर्विस नोटिफिकेशन से सेक्शन आया, बस उसमें नोटिफिकेशन का रेफरेंस है सेम, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। तो आज अब मैं आप लोगों को, बेटा अभी हम यहाँ लीव करते हैं, आप लोगों को 2 लेक्चर्स भेज रहा हूँ, वो 2 लेक्चर्स आप देखिए। कल सुबह एक क्लास लेंगे हम, करीब करीब 10 बजे रखते हैं, 10 साढ़े 10 बजे। एक ही सेक्शन पढ़ाऊंगा बेटा, सिर्फ आधे घंटे की क्लास, ई वे बिल से रिलेटेड, आधा घंटा। एक सेक्शन नया आया है, वो उस वीडियो में नहीं है, वो मैं आपको कल पढ़ा दूंगा। तो कल अपना 8th चैप्टर हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा, उससे ज्यादा कल क्लास ले लूंगा, चिंता मत। 9th चैप्टर जो है वो ट्यूसडे नहीं होगा, वो वेडनेसडे की क्लास, ठीक है बेटा, ट्यूसडे ऑफ रहेगा, तो मैं आपको रेफरेंस बता दूंगा कब रहेगा। 8th कंप्लीट होने के बाद 3 चैप्टर बचेंगे, सॉरी 3 लेक्चर का काम है। 9th चैप्टर को 1 लेक्चर लगता है, 10th चैप्टर को 2 लेक्चर लगते हैं। आई बात समझ में आपको? तो अपना GST कंप्लीट, ठीक है बेटा? अरे ठीक है क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो आज हम यही रुकते हैं। टिल देन बाय।